नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको सुनकर शायद थोड़ा सा अजीब लगे कि आप एक प्रोडक्ट हो, पर वास्तव में आप एक प्रोडक्ट हो। आप प्रोडक्ट हो अपने पेरेंट्स के आकांक्षाओं का, अपने दोस्तों की उम्मीदों का, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने खुद के सपनों के। आप सोचते हैं कि बड़ा होकर मैं बड़ा से बड़ा काम करूँगा, सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, अपने गोल को अचीव करूँगा, पर वास्तव में आप जब वो नहीं कर पाते और आपकी इच्छाएं धरी की धरी रह जाती हैं। ऑथर्स की दुनिया में जब हम वो ग्रेट प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं जो हमें बनना चाहिए, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, और वो है वी डोंट नो हाउ टू थिंक। हमें कैसे सोचना चाहिए। बचपन में हमें तो ये सिखाया जाता है कि हमें ये करना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन सा आदमी सही है, कौन सा आदमी गलत है, कौन सा निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, लेकिन हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे सोचना चाहिए नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ऐसे समझाने की, परंतु प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं इस चीज़ों को कि कैसे समझाना चाहिए, बच्चों को कैसे ऑब्जर्व कराना सिखाना चाहिए, बस बच्चों के कैसे पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करके उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है, उसको किस तरीके से विचार प्रस्तुत करना है सोच के माध्यम से। क्योंकि कहा गया है कि बचपन में जो हम सोचते हैं वही हमारा विचार बनता है, और जैसा हमारा विचार बनता है वही वैसा हमारा कर्म बनता है, और कर्म ही हमारा भाग्य का निर्माण करता है। तो दोस्तों, इस पुस्तक में राइटर यही समझाने का प्रयत्न करते हैं, जिसका नाम है रूडिस्ट टाइम एवर, और इसके राइटर हैं समिताभ गंगवार। इसमें छोटे छोटे अलंकृत उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ों को समझाने का प्रयत्न किया कि किस तरीके से आपको सोचना है, अपने विचार को कैसे नियंत्रित करना है, और विचार बनाने के लिए जो डाटा अवेलेबल है उसको कैसे अपने इंफॉर्मेशन में प्रयोग करना है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक शेर आ जाए तो आपके दिमाग में उसका परसेप्शन बना हुआ है कि शेर भयानक होता है, डेंजरस होता है, वो आपको मार डालेगा। लेकिन अगर आपके सामने क्यूट पंडा आ जाए तो भी आप समझ जाएंगे पार्टिकुलर उसको कि नहीं, उसके दिमाग में आपका परसेप्शन बना है कि वो क्यूट है, उसको प्यार करना है। क्यों? ये सब का कमाल होता है डाटा का। लेकिन मनुष्य के मैटर में ये सारे के सारे चीज़ें बहुत ही विलक्षण है, आप किसी को जज नहीं कर सकते। एक सेकंड में वो कुछ और हो सकता है, दूसरे सेकंड में आपका परसेप्शन उसके लिए अलग होता है। तो किस तरीके से समझना है, इस पुस्तक में आप इस आयामों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारे टीम के द्वारा तैयार किया गया है, रूडिस्ट टाइम एवर। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे पुस्तक, आपको मोर देन 100 वीडियो अवेलेबल है, जो आपके इनर इंजीनियरिंग को एक्टिवेट करके आपको एक इम्पोर्टेंट मनुष्य में स्थापित कर देगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए। आपको जिस समस्या से संबंधित, आपको आत्मनुशासन चाहिए तो आत्मनुशासन से रिलेटेड पुस्तक है, पूरी की पूरी वीडियो है। आपको आत्मनुशासन की शक्ति बनाना छोड़ दे। आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए। सफलता का साधन, जो साधन आपको जरूरत है इस पुस्तक में मिला गया है, जो हमारा ऑल टाइम बेस्ट पुस्तक है, सफलता का साधन, ब्रेन टैर्सी के द्वारा लिखित। आप अगर मिलेनियर बनना चाहते हैं तो मिलेनियर फास्टलाइन पुस्तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस पुस्तक में, आप उसको जाके पढ़िए। तो हर तरीके की पुस्तक को आपको अगर रहस्य समझना है सफलता का, सफल होने के लिए कैसे रहस्य की जरूरत है, किन रहस्य जो आपको नहीं जानते हैं आपको सफल बना सकता है, वो सारे के सारे पुस्तक रॉन्डा बर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट है। तो तमाम ऐसे पुस्तकें, मोर देन 30, मिलेनियर फास्टलाइन, द सीक्रेट, वॉरेन बफेट, ऑटोमेटिक मिलेनियर, इस तमाम पुस्तक आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल सकता है। और ये पुस्तक को ध्यान से पढ़िए, हमारे टीम के तक प्रयास द्वारा समझाया गया है। और चलिए पुस्तक को शुरू करें, उससे पहले एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुस्तक का आनंद लीजिए। हेलो दोस्तों, क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में आधे से ज्यादा वक्त ऐसे ख्याल आते रहते हैं जो बिल्कुल बेकार या फालतू होते हैं, और जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में बेवजह की बातें भरकर बस एक केमिकल लोचा करते रहना है। सड़क पर चलते हुए किसी को हंसते हुए देखकर ये सोचना कि आखिर क्या वो मुझ पर हंस रहा है, और अगर वो मुझ पर हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है। ऐसे ही हम अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी ये सोचने में लगा देते हैं कि आखिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और आखिर ऐसा क्यों ना हो। हमें बचपन से ही कहा गया है कि ये कर लो, या ये क्या कर रहे हो, 4 लोग क्या कहेंगे, और ऐसे ही न जाने कितनी ही और फालतू की बातें और चीजें हैं जिनके साथ हम जीते आ रहे हैं। पर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप इन सब बकवास की चीजों को अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं, या हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सुनकर अच्छा लगा ना?
हम सभी मन ही मन में ये चाहते हैं कि वो चीज़ें या बातें जो हमें हमेशा परेशान करती हैं, काश गायब हो जाए, या हमें ऐसा कुछ पता चल जाए जिससे हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकें। तो आज से हमारी इस सीरीज में हम आपको एक ऐसी कमाल की चीज़ के बारे में बताएंगे। वैसे तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी परेशानियों को छू मंतर कर सके, लेकिन ये उससे कुछ कम भी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं यंग इंडियन राइटर श्वेताब गंगवार की किताब द रूडेस्ट बुक एवर की। सुनकर ही कुछ अलग सा फील हुआ ना? दिमाग ने कहा कि क्या वाकई लाइफ में भी ऐसे कुछ कड़वे सच हैं क्या? वेल, अगर हम आपसे कहें कि सच में ऐसा है और ये किताब उन्हीं के बारे में है, तो अगर श्वेताब की माने तो ये किताब दुनिया की फालतू बकवास से बचने के जबरदस्त आइडियाज के बारे में है। इस किताब का इंट्रोडक्शन देते हुए श्वेताब ने खुद लिखा है कि ये किताब पर्सपेक्टिव्स या नजरियों का एक कॉम्पोजिशन है। ये किसी भी एक बकवास बात के बारे में नहीं है। ये किताब आइडियाज के बारे में तो है, लेकिन ये किसी भी तरह के प्रवचन या उपदेश देने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि इसका मेन मोटिव आपकी थिंकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना और अपने रीडर्स को एक्साइट करना है। इस किताब में बहुत सारे लेसन्स दिए गए हैं, लेकिन राइटर का कहना है कि सभी को एक बार उसमें की गई बातों पर एक बार तो सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि शायद तभी ये पॉसिबल होगा कि आप ये क्लियरली समझ पाएंगे कि ये इस किताब का मोटिव आपको हर उस बेकार की चीज़ों से रिलीज करना है जिसे आप नोइंगली या अनोइंगली अपने आप से चिपकाए घूम रहे हैं और घुट रहे हैं। जस्ट बिकॉज ये किताब आपको आपके बेकार के थॉट्स से फ्री करने के बारे में है, दैट्स वाई इसमें काफ़ी सारी ऐसी भी बातें कही गई हैं जो आपके कई सारे पर्सनल लाइफ पॉइंट्स या इंसिडेंट्स से भी रिलेट करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? तो इस किताब में हर चैप्टर के साथ हम एक उस प्रॉब्लम के बारे में जो आपकी लाइफ का एक कड़वा सच है, बस हम उसे डिनाई करते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस किताब में हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देंगे। हम आपको भले ही एक डायरेक्ट शॉर्ट आइडिया न दें, लेकिन ऐसे तरीके जरूर बताएंगे जिनसे आप इन फालतू की बकवासों से दूर रह सकें। किताब में लेखक खुद कहते हैं कि जब आप किसी भी बात या पॉइंट पर डिसएग्री कर रहे हों, तब उस मुद्दे को एक फ्रेश पेपर पर लिख लीजिए इन डिटेल, और उसके बाद ये लिखिए कि आखिर ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन। वेल, इसके साथ ही ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आखिर इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। और कुछ भी पढ़ते समय आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके सेंटिमेंट्स बेस्ड हैं। सो फाइनली अब इस सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे ऐसे ही रूट ट्रूथ को जानना और ये समझना कि आखिर इनसे डील कैसे किया जा सकता है, या क्या है वो तरीके जिनसे आप उन सभी फालतू की चीजों को अपने आप से दूर कर सकते हैं और बन सकते हैं एक हैप्पी पर्सन। आप एक प्रोडक्ट हैं। हेलो दोस्तों, तो वह बात की जा रही है एक ऐसी किताब के बारे में जो दावा करती है कि वो ऐसे आइडिया से भरी है जिनसे आप दुनिया की फालतू बकवास से बचे रह सकते हैं। और जिस तरह की सोसाइटी हमने अपने आसपास क्रिएट कर ली है, आज हम सब कहीं ना कहीं उससे निकलने की या कहीं तो आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसमें सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। और आखिर हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल हम सबके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते हैं ना। हाँ, लेकिन सोसाइटी में हो रही बकवास लगभग सेम ही है, लेकिन क्या हमें इस बकवास के लिए कभी रेडी किया गया है? नहीं, है ना? अगर कर दिया होता तो आज आप वो नहीं होते जो आप हैं। सोसाइटी के बोझ से दबे लाचार जिस पर उम्मीदों का लेबल लगाया जा चुका है। हमसे हर पल उम्मीद की जाती है कि हम अच्छा बने। श्वेताब गंगवार अपनी किताब के पहले चैप्टर में कहते हैं कि हर इंसान यानी आप और हम एक प्रोडक्ट हैं। सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। जिंदगी में एक पॉइंट पर आप एक ऐसे यूनिट में कन्वर्ट होने वाले हैं जो नौकरियां, शानदार करियर, रिश्ते अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने के लायक हो जाएगी। यही उम्मीद हमसे की जाती है, और जितने बढ़िया आपके ऑप्शंस होंगे उतने ही अमेजिंग आप प्रोडक्ट समझे जाएंगे। पर अब इस सब में, या यूं कहें कि हमारे प्रोडक्ट बनने में किसका हाथ है? क्या कारण है कि आप एक प्रोडक्ट बन जाते हैं? सीधा सा जवाब है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ही प्रॉब्लम है। मतलब हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपके पेरेंट्स को या टीचर्स को गलत कह रहे हैं। गलत है हमारी सराउंडिंग्स, क्योंकि कोई भी इंसान सीख कर तो पैदा नहीं होता, वो आसपास की चीज़ों को देखकर सीखता है। और क्योंकि वो देखकर सीखता है, तो उसके पेरेंट्स और उसके आसपास का एनवायरनमेंट ही उसके टीचर्स बन जाते हैं। और एक इंसान को ये सिखाने की बजाय कि कैसा सोचा जाए, माँ बाप और आसपास का एनवायरनमेंट ये सिखाते हैं कि क्या सोचा जाए। और जब एक इंसान ये नहीं सीखता कि कैसे सोचा जाए,
तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में बड़ा होता है जो कंफ्यूज्ड होती है और इस दुनिया के तौर तरीकों से अनजान होती है। तो आप जो कि एक प्रोडक्ट हैं, आपकी वो प्रोडक्ट बनने से पहले ही बैंड बज जाती है। और जब हमें ये नहीं पता होता कि कैसे सोचें, तो हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं या लोगों के इमोशनल रिएक्शन से सीखते हैं, हम उसे ही लाइफ के फैक्ट्स मान लेते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं और लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है और हम उन्हीं घिसे पीटे फैक्ट्स के साथ उससे डील करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इन जिन टीचिंग्स के साथ बड़े हुए हों वो फैक्ट्स ही हों, वो डर और लापरवाही का रिजल्ट भी हो सकती हैं। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ आता है उन लोगों के बीच जिन्हें ये सिखाकर बड़ा किया गया है कि क्या सोचा जाए, और दूसरे वो जिन्हें सिखाया गया है कैसे सोचा जाए। एक इंसान जिसे ये सिखाया गया है कि कैसा सोचा जाए, वो अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर खुद उनका हल निकालने की कोशिश करता है और इसलिए वो नॉलेज पाने की कोशिश करता है, क्योंकि नॉलेज से ही पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण बनता है। और दूसरा जिसे ये सिखाया गया है कि क्या सोचा जाए, वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होता है और हमेशा ही बेवकूफ़ बनता रहता है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से हुई, कैसे इस दुनिया में इतने सारे ख़राब प्रोडक्ट्स आ गए हैं? अब ये समस्या शुरू हुई हमारे पैदा होने से ही। मतलब दुनिया के ज़्यादातर माँ बाप मेंटली पेरेंट्स बनने के लिए रेडी होते ही नहीं हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने सोचा कैसे जाए ये सिखाया ही नहीं। वैसे तो परफेक्ट माँ बाप कहीं भी नहीं होते, ये या तो किताबों में पाए जाते हैं या मूवीज़ में। जनरली हम पेरेंट्स बनने के उसी ट्रेंड और माइंडसेट में फंसे हुए हैं जिसका मोटिव है कि बच्चे एक दिन बहुत केपेबल होंगे और अपना खुद का ख्याल रख पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक शानदार नौकरी करे, जिसके लिए वो उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारी एजुकेशन का मकसद हमें एक एक्सलेंट और थॉटफुल पर्सन बनाना नहीं है, बल्कि एक सीए में बदलना है जिसकी कमाई बहुत बढ़िया है। आपके माँ बाप आपको दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। उन्होंने आपको उन्हीं टेक्निकलिटीज़ के साथ तैयार किया और इसमें ह्यूमन ट्रेट्स कहीं नहीं थे। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को एक केपेबल इंसान के रूप में डेवलप होने दें और एक थॉटफुल इंसान भी बनने दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। दिमाग होने का मतलब गलतियाँ कम करना है, लेकिन आपको ये तरीका कभी नहीं सिखाया गया जो आपको सेफ्टी दे सके और ऐसी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सके जिनसे प्रॉब्लम्स, दुख और तकलीफें पैदा होती हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम खुद को बेटर रिसोर्सेज, टेक्निक्स और मेथड से इक्विप करें ताकि आपके साथ हो रही बेकार की चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आखिर वो क्या चीज़ है जो हम सब चाहते हैं। हम सब खास होना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, द रूडेस्ट बुक एवर बुक समरी की इस सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो वाकई में एक फैंटेसी है, जिसे हमारे दिमाग ने क्रिएट किया है और हम उसी के साथ जीते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए और ईमानदारी से बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मीटिंग में जाने से पहले आपने अपने दिमाग में उस सिनेरियो को क्रिएट किया होगा। आपने उन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोचा होगा जो कि आपके हिसाब से आपसे पूछे जा सकते हैं, और उन सभी बेस्ट जवाबों को भी न जाने कितनी ही बार आपने रिहर्स किया होगा और अपने आप को सेंटर में रखकर बहुत सारे ज़बरदस्त डायलॉग भी मारे होंगे। और आपने ऐसे सीन्स भी इमेजिन किए होंगे जहां आपके पास कोई ख़ास शक्ति या वरदान है जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आप सभी का ये डिज़ायर होगा एक दिन आपके आसपास का हर इंसान आपसे कहेगा कि आप ब्रिलियंट हैं और अमेजिंग हैं, और सभी तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग आपके दोस्त बनना चाहेंगे क्योंकि आप बेहद प्रभावशाली हैं। और आखिर करोड़पति बनने के सपने किसने नहीं देखे होंगे। अब आखिर ये खास होना होता क्या है? हम सब ने बचपन से ये जाना है कि खास होने का मतलब होता है खास पैदा होना, या लोगों का आपको खास कहना, या आपका अमीर होना। लेकिन सच ये है कि खास होने का इनमें से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। हम में से हर कोई सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं खास बन जाऊंगा, या मेरे पास अगर ये होगा तो मैं खास बन जाऊंगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि खास बनना कमाया जाता है। खास होने का एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मैंने इसे तब फील किया जब मैंने कुछ अचीव किया। और वो कुछ क्या होता है? वो कोई भी वो चीज़ होती है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है और आपको पहली बार ये भरोसा हो जाता है कि आप में पोटेंशियल है। खास होना उस एक बैज की तरह है जो आप खुद से अचीव करते हैं। ये सुनकर आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये एक थॉट आपकी लाइफ चेंज कर देगा। खास होना कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है,
जब आप कुछ अचीव करते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैंने ये पहले भी किया है और मैं इसे फिर से कर सकता हूँ। अगर आप इसे किसी बच्चे के लिए इस तरह से प्रेजेंट कर सकें कि ख़ास होना अचीव किया जा सकता है, तो आप उस बच्चे को एक नया पर्सपेक्टिव देंगे जो लाइफ लॉन्ग उसके काम आएगा। साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि ख़ास होना किसी एक अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करता। कि आपने 15 साल की उम्र में कुछ हासिल किया और आप उसके लिए हमेशा ही ख़ास फील करते रहेंगे। इसके लिए आपको खुद को लाइफ के हर पॉइंट पर एक नए चैलेंज के लिए रेडी करना होगा। और ये अचीवमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। कोई नई लैंग्वेज सीखना या कोई एक नई डिश को सही तरीके से बनाना सीखना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने एक बार आपको स्पेशल फील करवा दिया तो आप ख़ास हो गए, तो आप गलत हैं और आप अपने बारे में शायद ही कुछ अच्छा सोचते हैं। आपको स्पेशल फील करवाना सिर्फ आपके हाथ में है और किसी की नहीं। क्योंकि अगर कोई आपको ख़ास फील करवाएगा तो उसे डेफिनेटली आपसे बदले में कुछ चाहिए। और अगर आपको ये बताने के लिए कि आप ख़ास हैं किसी और की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने अपने दिमाग से अपनी लाइफ के लिए कुछ भी नहीं किया है। कोई भी आपको बहुत ज़्यादा समय तक ख़ास नहीं फील करवा सकता है। और अगर आपकी लाइफ की थ्योरी में अचीवमेंट्स का मतलब होता है उन लोगों को खुश करना जिन्हें आपने बहुत इम्पोर्टेंस दे रखी है, और अगर आप ये सोचते हैं कि वो मुझसे खुश हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि मैं ख़ास हूँ, तो आप गलत हैं। अगर आप चीज़ों को, दुनिया को कुछ साबित करने के लिए करते हैं तो आप कभी ख़ास नहीं हो सकते। तो क्यों ना इस सिनेरियो को ही चेंज कर दिया जाए। हम ये सोचें और मानें कि मैं जो भी करता हूँ मैं उसे अपने लिए करता हूँ, क्योंकि मैं खुद को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत सारे अचीवमेंट्स वाले लोग भी अक्सर अपने आप को ख़ास फील करवाने के लिए दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन सच ये है कि आप पहले से ही स्पेशल हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हमें इस तरह से कभी सोचना ही सिखाया नहीं गया। हमें नहीं बताया गया कि ख़ास होना सिर्फ अपनी ज़रूरत है, किसी और की नहीं। और आपको इसे कमाना होगा, कोई भी आपको इसे दे नहीं सकता। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी लाइफ के एक और प्रोमिनेंट फियर की। एक ऐसा डर जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा बार हम काफ़ी सारी चीज़ें करते ही नहीं, पर जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ सॉल्यूशंस भी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर और जानते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में और फिर उनके सॉल्यूशंस के बारे में। रिजेक्शन से क्या होता है? हेलो दोस्तों। हम इस किताब के साथ एक ऐसी जर्नी पर हैं जहाँ पर बहुत कुछ बेसिक नॉर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब इस बुक के साथ हम बात कर रहे हैं बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हमारे पर्सपेक्टिव्स को बदलने की ज़रूरत है या फिर पर्सपेक्टिव्स बनाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम कई बार या रेगुलरली हर्ट हो जाते हैं और शायद उसी की वजह से हम ऐसी हरकतें करते हैं जो काफ़ी स्टूपिड होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम उन्हें गलत नज़रिए से देखते हैं। इसलिए नज़रिया या पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं। और अगर आप किसी चीज़ को किसी ख़ास तरह से देखते हैं तो आप ख़ुद को फ्यूचर में होने वाली बहुत सी प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए इस किताब के साथ कुछ और ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजेक्शंस की। रिजेक्शंस हम सबकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप जिन्हें पसंद करते हैं वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं या आप किसी कंपटीशन में फेल हो सकते हैं। लोग आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स पर जज कर सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और सिर्फ हमारे अराउंड नहीं घूमती। अगर हमें ये पता है कि रिजेक्शंस हम सबकी लाइफ का पार्ट हैं, तो हमें इन्हें एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखना होगा जिनसे हम इनसे डील कर सकें। तो इसलिए हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि रिजेक्शंस कॉमन है। तो इसके लिए अपने सालों के रिजेक्शंस को, फेलियर्स को हमें थोड़ा सा इग्नोर करते हुए अब अपनी लाइफ के लेसन्स को नई तरह से लिखना होगा। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है ये याद रखना कि रिजेक्शंस कॉमन है। रिजेक्शंस लाइफ में हर पॉइंट पर किसी ना किसी को मिलते हैं। हो सकता है कि जब आपको ये रिजेक्शंस मिले हों तब इनका आपसे कोई लेना देना न हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। तो हम अपने लॉजिकल माइंड से नहीं बल्कि अपनी ईगो से सोचते हैं और ऐसा समझते हैं कि हम अकेले हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रिजेक्शंस कॉमन है और ये सबके साथ होते हैं। वैसे तो रिजेक्शंस लाइफ लॉन्ग हमें मिलते रहते हैं, लेकिन जब ये रिजेक्शंस हमें यंग एज में मिलते हैं तो इनका काफ़ी नेगेटिव असर हम पर पड़ता है।
अगर कभी हमारे टीचर्स या आसपास के लोगों ने हमें इग्नोर किया हो तो हम उसको बहुत लॉजिकल तरह से नहीं देख पाते और उसके बारे में बहुत बुरा फील करने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को पसंद करते हैं और बदले में चाहते हैं कि वो भी हमें पसंद करें। और फिर लॉजिकली सोचने के बजाय ये सोचने लगते हैं कि गड़बड़ हम में है। और टाइम के साथ ये फीलिंग्स बढ़ती जाती हैं और हमें लगने लगता है कि हम खास नहीं हैं, जबकि ये टाइम किसी भी इंसान की पर्सपेक्टिव और पर्सनालिटी के ग्रोथ का टाइम होता है। और हमारे पास जो एक रिसोर्स होता है वो होता है हमारा दिमाग। और हमारा दिमाग ये नहीं जानता कि इमोशंस को प्रोडक्टिव तरीके से कैसे प्रोसेस किया जाए और इसके नतीजे काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। लाइफ में मिलने वाले रिजेक्शंस के बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से मेजर 3 होते हैं। पहला, हम मान लेते हैं कि हम एक लूजर हैं। दूसरा, दुनिया मेरी तरफ ध्यान नहीं देती तो मैं इतना कामयाब हो जाऊंगा कि लोग मुझ पर ध्यान दें। तीसरा, मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि दुनिया बहुत बदनाम है और एक घटिया जगह है, तो अब से मैं सिर्फ नफरत फैलाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि दूसरा पॉइंट सही है तो आप गलत हैं, क्योंकि वो इंसान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सक्सेसफुल होना चाहता है। और अगर वो इंसान किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो उसकी लाइफ में कड़वाहट और बढ़ जाती है। और मान लीजिए कि वो सक्सेसफुल हो भी जाता है तो इसकी क्या गारंटी कि इससे दूसरे खुश हो ही जाएंगे। और इस तरह की सोच कैसे सोचना चाहिए कि आइडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें आपका अपना पर्सपेक्टिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाता है, क्योंकि आप खुद को दूसरों के नज़रिए से देखने लगते हैं। तो एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं और आप उसी के लिए काम करें। इससे आपकी लाइफ को एक मीनिंग मिलता है। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर किस तरह के लोगों से आप मिलते हैं और आखिर उसका हम पर और हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। लोग क्रेजी होते हैं। हेलो दोस्तों, इस किताब के साथ अब हम ऐसी थ्योरीज पर आगे बढ़ रहे हैं जो लोगों को लेकर आपके रेगुलर पर्सपेक्टिव के बारे में है। लेकिन हम ये पर्सपेक्टिव क्यों बना लेते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनसे कई बार रिजेक्ट हो चुके होते हैं और कई बार ना ये काफ़ी हर्टफुल होता है। और आज का हमारा एपिसोड एक ऐसे ही चैप्टर के बारे में है जिसमें ये बेस थ्योरी कहती है कि लोग बावले होते हैं। हाँ, सही सुना आपने, पीपल आर क्रेजी। किसी भी चीज़ या सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, इसके लिए उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होने से हम उनके बारे में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लेते हैं और यही ओपिनियंस हमारे उनसे एक्सपेक्टेशंस को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि जंगली जानवरों के बारे में हमारी ओपिनियन होती है कि वो हम पर अटैक करेंगे, तो हम उसके लिए रेडी रहते हैं। हमने लोगों के बारे में बहुत तरह के एडजेक्टिव सुने होते हैं, जैसे इडियट, स्टूपिड, पागल, सेल्फिश और न जाने क्या क्या। अगर हम देखें तो लोग कई तरह के होते हैं। आपने लोगों के बारे में कई तरह की चीज़ें भी सुनी होंगी और एक्सपीरियंस भी की होंगी, लेकिन क्या लोग वाकई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? हम यूजुअली इस बात से अग्री करते हैं। इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें समझते नहीं हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी प्रॉपर रीजनिंग हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और एक बार जब आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से किसी रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं तो उसे रियलाइजेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें लोगों की, तो ये सच है कि अगर आपका लोगों के लिए एक पर्सपेक्टिव नहीं है तो आप मिथ में हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब हम लोगों के बारे में पर्सपेक्टिव नहीं बनाते या उन्हें डिफाइन नहीं करते। और लोगों के बारे में ये डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट, मूड और दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। इसलिए ये समझा जा सकता है कि लोगों को लेकर एक पर्सपेक्टिव बनाना और बदलते सिनेरियो में उसे बनाए रखना बहुत टफ है। तो क्यों ना हम इस बात को टेस्ट करें कि लोग क्रेजी होते हैं। क्रेजी होना एक इंसान के लिए सबसे इजी है, क्योंकि ये ना पूरी तरह से पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। अगर हम इंटरनेट पर लोगों को देखेंगे तो वो खुद को ऐसे शो करते हैं जैसे वो अपनी तारीफ कर रहे हों, लेकिन इससे पता चलता है कि क्रेजी होना पॉजिटिव है। लोग अजीब व गरीब काम करते हैं क्योंकि वो क्रेजी होते हैं और इसमें एक तरह का फन होता है। आप लोगों के क्रेजी होने के लिए, या ये कहें कि हम लोगों को जब क्रेजी समझते हैं तो उसके लिए कई कॉन्टेक्स्ट्स हो सकते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला, मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों वो मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। मुझे लगता है वो बेवकूफ़ हैं। ऐसा तब होता है जब आप सोचते हैं कि लोग आपसे बात न करके या दोस्ती न करके बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, और ऐसा आपकी ईगो की वजह से होता है
या फिर तब जब लोग आपके प्लान्स को नहीं समझते। दूसरा, ये सोचना कि सामने वाला बहुत गज़ब है इसलिए वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, या फिर ये सोचना कि वो लोग मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, और या फिर वो मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते क्योंकि वो क्रेज़ी हैं, और यही वो असली रीज़न है। हम अक्सर जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती या लोग हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो कह देते हैं कि वो क्रेज़ी हैं, लेकिन सच ये है कि हम नहीं जानते कि वो अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं या वो किस तरह के इंसान हैं। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो हमेशा याद रखिए, आपका काम लोगों को समझना नहीं है बल्कि खुद को समझना है और अपना ख्याल रखना है। लेकिन अब आपकी ग्रोथ के लिए ये सोचना क्यों सही है कि लोग क्रेजी होते हैं? एक पर्सपेक्टिव बनाना और उसमें इम्प्रूवमेंट्स करना कोई भी पर्सपेक्टिव या थियोरी न होने से बहुत बेटर है। किसी भी चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव बनाने से हमारे मन में एक्सपेक्टेशंस डेवलप होती हैं। लेकिन ये पर्सपेक्टिव आते कहाँ से हैं? तो ये पर्सपेक्टिव आते हैं डेटा से। जैसे शारन के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से बनता है। तो उन लोगों का क्या जिनसे आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या जिनके लिए आपके मन में रोमांटिक फीलिंग्स हैं, उनको लेकर आपका पर्सपेक्टिव ऐसा होता है जिसे कोई भी डेटा सपोर्ट नहीं करता। और ऐसे लोगों से रिजेक्शंस के बाद आप निराश हो जाते हैं। लोगों के बारे में जब हम कोई पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो हमारा दिमाग एक पूरे प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसमें हम पहले उनकी एक इनिशियल इमेज बनाते हैं, फिर उनसे दोस्ती करना चाहते हैं और फिर उनसे एक्सपेक्टेशंस डेवलप करते हैं जो कि हमें एक कंक्लूजन की ओर बढ़ाती है कि वो लोग हमारे लिए परफेक्ट हैं या नहीं, या कुछ और फिर धीरे धीरे वो लोग हमारे लिए और इम्पोर्टेंट होते चले जाते हैं। लेकिन जब हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो हम सैड हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे मन में उनकी इमेज चेंज हो जाती है और फिर यही सेम प्रोसेस किसी और के साथ रिपीट किया जाता है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि बी रीजनेबल नॉट इमोशनल। और ऐसा करने के लिए आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखनी चाहिए। पहला, डेटा बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हीं चीज़ों को मानना चाहिए जिनका डेटा हमारे पास होता है और हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। रियल फैक्ट्स हमें लोगों को क्लियरली देखने और उनको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, लोगों की फर्स्ट इमेज पर कभी भी स्टक मत रहिए। लोग हमेशा अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करते हैं, तो जब तक उन्हें अच्छे से न जाने उनके बारे में पर्सपेक्टिव मत बनाइए। तीसरा, लोग क्रेजी होते हैं और अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो आप उनकी फर्स्ट इमेज से इजीली बाहर आ सकते हैं। और चौथा ये कि हम मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग की दुनिया में रहते हैं। कोई भी आपको कुछ भी बेच कर जा सकता है, इसलिए जब तक आपके पास सही फैक्ट्स ना आ जाएं तब तक मान कर चलिए कि लोग क्रेजी होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलें तो ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं। हमेशा अपनी नज़र प्रॉपर डेटा पर रखिए और वही मानिए जो कि डेटा कहता है, और आप अच्छे से जान सकते हैं कि कौन ख़ास है और कौन नहीं। सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे फेलियर्स की, कि आखिर कैसे ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फेलियर्स कॉमन है। हेलो दोस्तों, किताब के साथ आगे बढ़ते हुए हम आज एक ऐसे चैप्टर पर आ गए हैं जो उन लोगों के बारे में बात करता है जो फेलियर्स के डर को फेस कर रहे हैं और जिन्हें अपनी लाइफ में आगे कुछ करना है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि फेलियर्स कॉमन है और उनके डर के बारे में, और साथ ही आखिर आप लाइफ में जीत कैसे सकते हैं। हर चीज़ से डील करने के कई तरीके होते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि फेलियर से कैसे डील नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा, रिजेक्शंस कॉमन है, लेकिन जब आपके पास किसी फेलियर या रिजेक्शन के लिए कोई बेस पर्सपेक्टिव नहीं होता और फिर आप किसी ऐसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो आपके मन में यही आता है कि मैं लूज़र हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल सकता, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब मुझे फेलियर समझेंगे और न जाने क्या क्या। और इसके बहुत बुरे रिजल्ट्स होते हैं, जैसे आप इतना डर जाते हैं कि आप पर्सपेक्टिव ही करना छोड़ देते हैं या किसी भी ऐसे मौके में खुद को टेस्ट नहीं करते जिसमें हारने का डर हो। आप एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं और कोई भी नई चीज़ आपको परेशान करती है या डराती है क्योंकि आप फेलियर से डरते हैं। आप खुद को ये भरोसा दिला देते हैं कि आप एवरेज हैं और अब ऐसे में आपका माइंड सिर्फ सेफ ऑप्शंस ढूंढता है। और इन सभी नेगेटिव इमोशंस को ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि इसे किसी प्रोडक्टिव चीज़ में बदल दिया जाए। और इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि जीत को हासिल करने का सही तरीका क्या है।
जीतने के लिए सबसे ज़रूरी है सबसे पहले ये जानना कि मेंटली आप जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्या वाकई आप ये करना चाहते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, लेकिन कुछ करने के बारे में सोचना और उसे करना दो बहुत अलग चीज़ें हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग चीज़ें इसलिए नहीं करते क्योंकि वो करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। कुछ करने की इच्छा एक सिलेक्शन है। सो इसलिए पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि ये करना है या नहीं। और अगर ये आपका सिलेक्शन होता है तो आपके अंदर एक ओनरशिप आ जाती है। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले हम तब तक इंतज़ार क्यों नहीं करते जब तक ये नहीं समझ जाते कि हम क्या करना चाहते हैं, और फिर उसे करें। तो क्या आप इसे करना चाहते हैं? इस सवाल के 3 पर्सपेक्टिव आंसर्स हो सकते हैं: हाँ, नहीं, पता नहीं। और ज़्यादातर लोग नहीं और पता नहीं में फंसे रहते हैं, और उनका रीज़न होता है कि हम अनसक्सेसफुल हैं क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मगर ये सब बकवास है। लोग कई रीज़न से कामयाब होते हैं, जैसे पैसे का डिज़ायर या ऐसी चीज़ों से बाहर आने का डिज़ायर जिनमें आप वापस नहीं जाना चाहते, अपने डिपेंडेंट्स को अच्छी लाइफ देने की चाह। सक्सेस एक चॉइस है, फिर चाहे उसके पीछे रीज़न कुछ भी क्यों ना हो। हम इस दुनिया में 2 तरह से जीत देखते हैं, ट्रेडिशनल जीत और रियल जीत। अब देखना यह है कि दोनों में विक्ट्री कैसी होती है। ट्रेडिशनल जीत की बात करें तो ये वही है जिसमें सोसाइटी विनर के लिए हमेशा सेलिब्रेट करती है और लूज़र को इग्नोर करती है, और हम यही देखकर बड़े हुए हैं, इसलिए जीतना हमारे पोटेंशियल का सर्टिफिकेट बन जाता है। और रियल जीत वो होती है जब कोई कई बार हारने के बाद जीतता है। इसके पीछे का इमोशन होता है हार नहीं मानना, और इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी इसके लिए कितने मेडल्स देती है, और तब आप मेहनत करने वालों को अपना आइडियल मानते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल जीत के साथ रहते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूरदर्शी नहीं होता, और इसका फोकस सिर्फ किसी कंपटीशन या उसके रिजल्ट्स पर होता है। नो वंडर इससे तुरंत सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीत एक लगातार चलने वाली फीलिंग और इवेंट है। जब तक आप जीत के लिए पागल रहेंगे, आप हारने को लेकर उतना ही पैनिक होते रहेंगे। प्रैक्टिकल वे में जीत कैसे मिलती है? जब हम ख़ास होना चाहते हैं तो ये फीलिंग एफिशिएंट होने के बारे में होनी चाहिए, और जब आप ऐसा करने का सोचते हैं तो हम उसे चैलेंज की तरह लेते हैं। प्रैक्टिकल जीत के लिए आपका ध्यान हार या जीत पर नहीं, बल्कि सीखने पर होना चाहिए, और इस पर भी कि जो भी आप सीख रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है, या इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। और ऐसा सोचने पर आपको पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड में रियल कंपटीशन है, और आप अभी तक जीते नहीं हैं। साथ ही अपॉर्चुनिटी आपसे पूछती है कि आप इसका यूज़ कैसे करेंगे और इससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, और इस बेसिस पर सोचना आपको एम्बिशियस बनाता है। और तीसरी चीज़ है कैपेबिलिटी, कि जो भी आप सीख रहे हैं आप उसे कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और इस तरह से सोचना आपको इस लायक बनाता है कि आप ये समझ सकें कि आपकी पोजीशन क्या है। और जब आप जीत को इस व्यू से देखने लगते हैं तो सब कुछ क्लियर होने लगता है। अब ये देखना है कि आखिर फेलियर को कैसे देखा जाए। फेलियर्स बहुत कॉमन है, और ये एक ऐसी बेस थियरी है जिसे जब आप समझ जाएंगे तो फेल होने पर भी आप इमोशनली वीक फील नहीं करेंगे, और आप खुद को उस फेलियर के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, और आप अपने फेलियर को एनालाइज करते हैं और सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करते हैं, और आपकी मेहनत का कुछ भी रिजल्ट आए आप हमेशा कुछ सीखते हैं। इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे प्यार की, एक ऐसे इमोशन की जिसे हम फील करते हैं और करना चाहते हैं। प्यार और रिजेक्शन, लव इज नॉट इजी। हेलो दोस्तों, हम अपने एपिसोड में बात कर रहे हैं रिजेक्शंस की, और जैसा कि हमने जाना कि रिजेक्शंस हमें लाइफ के हर पॉइंट पर मिलते हैं, और ऐसा ही एक रिजेक्शन होता है उन लोगों का जिनसे हम प्यार करना चाहते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्यार की। हम जानेंगे कि आखिर सही इंसान को कैसे ढूंढा जाए, और किस तरह से आप गलत इंसान को डेट करने से बच सकते हैं। हम बहुत छोटी सी एज से ही रिजेक्शंस फेस करने लगते हैं, और उस टाइम हम कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे सेल्फ असेसमेंट करना और सोचना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कूल हूँ, वगैरह वगैरह। और ये सोचना कि डेटिंग बेवकूफ़ी है, फीलिंग्स बेकार हैं। मतलब उस एज में हमारा पर्सपेक्टिव बहुत कॉमन होता है, बट इफ़ेक्टिव नहीं होता। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो रिजेक्शंस पेनफुल हो जाते हैं, और आप उनके रीजंस ढूंढने लगते हैं। यंग लड़कों को ज़्यादातर चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बिल्ट होना, महंगी चीज़ें, बहुत सारे पैसे और बहुत कुछ।
और ये सब चीज़ें एक यंग लड़के के दिमाग में बैठ जाती हैं। तो वो ये समझना चाहता है कि लड़कियां उसे डेट क्यों नहीं करती, और ये सारी नॉलेज उन्हें मिलती है कई चीज़ों से, जैसे उनकी एज के दोस्त, या उनसे एज में थोड़े से बड़े लोग जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या ऐसे लोग जिनके साथ धोखा हुआ होता है। और जब वो ऐसी बातें सुनते हैं तो उनके लिए ऐसी बातों पर बिलीव करना आसान हो जाता है। और जब भी वो इस तरह का कोई रिजेक्शन फेस करते हैं तो इससे डील करने के लिए वो कोई ना कोई रीजंस बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ईजी होता है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आप उस एज में इडियट होते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाते, जैसे कि लड़कियां भी उतनी ही पागल होती हैं जितने कि आप, और आप लड़कियों को लेकर एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। सच्चाई ये है कि आप कंफ्यूज्ड होते हैं, आप रिजेक्शन से दुखी होते हैं, और फिर भी आप उस इंसान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। अब प्रॉब्लम यह है कि आप सही तरह से हेल्प कैसे मांगी जाए। ऐसे में हमारी ईगो हमें परमिशन नहीं देती, क्योंकि इससे आप दूसरों को वीक लगेंगे। मतलब जब कोई आपको ये एडवाइस दे कि आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उनके पास आपकी प्रॉब्लम के लिए कोई ठोस जवाब नहीं होता, और ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इससे आपकी प्रॉब्लम का कोई एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उनका फोकस आपको एडवाइस देने से ज़्यादा इस बात पर होता है कि आप उनके बारे में क्या सोचेंगे। हमें अक्सर अपने आसपास के लोगों से कोई ज़्यादा हेल्पफुल पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, और जिन्हें मिल जाए वो बहुत लकी होते हैं। इसलिए अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हम अपने आप को हर्ट होने से बचा लेंगे। हम यूजुअली बेसिक थियोरीज न होने के कारण जो भी सीखते हैं वो फालतू के रिसोर्सेज से होता है और सिर्फ आपकी फैंटेसीज को अपील करता है। और जब हम ऐसी चीज़ें इंटरनेट या सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि काश हमारी लाइफ ही उनकी जैसी होती। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पर ह्यूमन भी एक प्रोडक्ट है। आप यूजुअली वैसा ही रिलेशनशिप चाहते हैं जैसा आपने फिल्मों में देखा होता है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी लाइफ एक रियलिटी है। हमारी लाइफ में हम एक्चुअली एक इमेजिनरी इंसान का पीछा कर रहे होते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो इसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। या तो एक टाइम के बाद आप उनके लिए सिली होते हैं, या वो आपके लिए। और ऐसा हर उस लड़के या लड़की के साथ होता है जो एक फैंटेसी पार्टनर को अपने माइंड में लेकर घूम रहा होता है, और फिर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। और उस टाइम में आप ये पूछने के बजाय कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, आप पूछते हैं मैं उसे हासिल करने में क्यों फेल हुआ। और ऐसे में आप फेक गुरु और पिकअप आर्टिस्ट्स के चक्कर में फंस जाते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि आप वैसे ही पार्टनर को चुनें जैसी आपकी फैंटेसी है, और आप ऐसा पार्टनर नहीं पाते क्योंकि वो रियल है ही नहीं। अब ये ज़रूरी है कि रिजेक्शंस को सेंसिबली हमें कैसे देखना चाहिए। रियलिटी ये है कि इसके लिए आपके पास कोई रीज़न या फैक्ट्स नहीं होते। आपको ये समझना होगा कि किसी से रिजेक्ट किया जाना कोई कमेंट नहीं है, और क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है तो ये नहीं समझ में आता कि आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं, और जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। अब बात ये नहीं कि सही इंसान की तलाश कैसे करें, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप कैसे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इंसान को लाना चाहते हैं। सच ये है कि जितना क्लियरली आप खुद को जानते हैं उतना ही बेटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनेस्टली कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप खुद को 100% जान जाएं। आप टाइम और एक्सपीरियंस के साथ चेंज होते रहते हैं, और यही एक आइडियल सिचुएशन होती है। ऐसे लोग जो फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं वो रिजेक्शंस मिलने पर ये सोचते हैं कि उनमें कोई कमी है और उन्हें कुछ और करना चाहिए। और जब ऐसे लोग जो खुद को सबसे बेस्ट मानते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन है कि आप कौन हैं, और इसका जवाब आपको खुद ही ढूंढना होता है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ये पर्सपेक्टिव आपके पुराने रिजेक्शंस के एक्सपीरियंस को ख़त्म कर देता है, क्योंकि अब आपका ध्यान रियल लोगों पर है, और ऐसे में आपकी लाइफ में रिजेक्शंस बहुत कम हो जाते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे सेल्फ कॉन्शियस के बारे में, जहां हम खुद को थोड़ा और बेहतर जानेंगे। नो योरसेल्फ। हेलो दोस्तों, तो पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने कुछ बेसिक बातों के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं हमारे और आपके बारे में। जब हम छोटे थे, या ये कहें कि टीनेज में थे, तब अगर कोई बड़ा हमें कोई बात करने के लिए बुलाता था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उससे बचने की कोशिश करते थे। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको वो लोग पसंद करें जिन्हें आप ग्रेट मानते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं मंजूरी।
लेकिन हम उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात यह है कि ये शुरू कब होता है और कैसे काम करता है। ये तब शुरू होता है जब आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ दो प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली तो ये कि आप बच्चे हैं, तो आपको अपने हर काम के लिए दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, और हम ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं जिन्हें हम एफिशिएंट मानते हैं कि वो आपको अप्रूवल दें। दूसरी प्रॉब्लम है कि आप खुद को प्रूव तो करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपको लाइफ में क्या करना है, और इसके लिए भी आप उन लोगों की ओर देखते हैं जिन्हें आप एफिशिएंट मानते हैं, और इसके लिए आप दो चीज़ें करते हैं। पहले, आप जो भी सोचते हैं आप चाहते हैं कि लोग उसके लिए आपको पसंद करें, और दूसरी, क्योंकि ये लोग सक्सेसफुल होते हैं तो आप उनके करियर की कॉपी करने लगते हैं। ऐसा करना या तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा या बुरा, पर किसी भी तरह से आप खुद को ब्रिलियंट प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये रास्ता फॉलोअर्स का है, इंडिपेंडेंट लोगों का नहीं। तब हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी को पसंद करते हैं तब वहाँ एक चीज़ होती है, परमिशन, और ये आपके अंदर के इंसान को मार सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऐसे टाइम को याद कीजिए जब कोई काम करके आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला हो, लेकिन जब आपने इसको किसी बड़े के सामने प्रेजेंट किया तो उनके अकॉर्डिंग वो एक एवरेज काम था। इससे आप थोड़ा हर्ट होते हैं, और जब आप ऐसा कुछ फील करते हैं तब आप कुछ चेंजेस करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप आगे से कभी भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील करने पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तब तक नहीं मिलता जब तक उसको उन लोगों की परमिशन ना मिल जाए जिन्हें आप इम्प्रेस करना चाहते हैं। और ऐसे में आपका कॉन्शियंस क्या कहता है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और पूरी तरह से उन लोगों पर ट्रस्ट करने लगते हैं जो बेटर जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आपके लिए क्या बेटर है। आपका सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो रहा और उसे निगलेक्ट किया जा रहा है। इन सब का रिजल्ट ये होता है कि एक टाइम के बाद अपने सेल्फ से पूरी तरह से आप अलग हो जाते हैं, और आप बस उसके लेफ्ट ओवर्स को सुनते रह जाते हैं। आप ये एक ही वर्ड पर ध्यान दे रहे हैं, वो है सेल्फ। ये सेल्फ आप खुद हैं, और ये वो इंसान है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और एक अलग इंसान बनने के लिए आप इससे दूर भागते रहते हैं। लेकिन ये वही है जो आप रियल में हैं, और आपको इसे बेटर समझना चाहिए और इसे डेवलप करना चाहिए और पावरफुल बनना चाहिए। और हमारा पहला मोटिव होना चाहिए खुद को सेल्फ से जोड़ना, और उसके बाद एक एक करके हमें बाकी चीज़ों से निपटना चाहिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे खुशियों की, और कैसे वो हमारी लाइफ का मोटिव है। What is happiness? हेलो दोस्तों, लाइफ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को चेंज करते हुए इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके लिए हमारे पर्सपेक्टिव को बदलने की या नए पर्सपेक्टिव्स को बनाने की ज़रूरत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे खुशियों के बारे में। लाइफ में कौन खुश नहीं होना चाहता। हम जो भी करते हैं वो सब सिर्फ खुशी पाने के लिए ही तो करते हैं। लेकिन एक बात जो हमने अभी तक नहीं समझी है वो ये है कि खुशी का मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप खुश हो सकते हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड हों ये ज़रूरी नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खुश करती है? अब इसके लिए सबके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, जैसे माँ बाप को खुश करना, या दोस्तों के साथ समय बिताना, या शॉपिंग करना, या और भी बहुत कुछ। लेकिन अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या सच में इनमें से कोई भी एक चीज़ है जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है? इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने कभी भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि आपका सारा फोकस तो खुशी पर है। अब ये जानते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन है क्या। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसे शांति कहते हैं। और जब आप सेल्फ पीस में रहते हैं तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आप खुद को जानते हैं। तो आप खुद को कितना जानते हैं? जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने पूरी लाइफ दूसरों के जैसा बनने में निकाल दी है। लेकिन आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप खुद को ढूंढ सकते हैं और अपने आप को बेटर बना सकते हैं। बात करें सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो आप खुद को जितना जानेंगे उतना ही आपका खुद पर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा आप खुद को जानेंगे उतना ही आप अपने आप को बेटर एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन हमारा सेल्फ आखिर हमसे क्या चाहता है, ये हमें पता चल सकता है सेल्फ नॉलेज से। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हैं, लेकिन आपका सेल्फ क्या चाहता है, ये तो उस चीज़ को जानने से ही पता चल सकता है जो आपके सेल्फ के लिए ज़रूरी होती है। सेल्फ नॉलेज आपको ये भी बताता है कि आप क्या नहीं चाहते, और ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ऐसी चीज़ें ना करें जो हम नहीं करना चाहते हैं।
लेकिन किसी के दबाव में करते रहते हैं। ऐसे में ये जानना कि आपका सेल्फ क्या नहीं चाहता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना देता है, और ये आपके अपने लिए और दूसरों के लिए एक बेटर पर्सपेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या है जो हमारी सेल्फ को खुश करता है। हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मज़े के लिए करते हैं, लेकिन हमें उनमें मज़ा नहीं आता। इसलिए ये जानना कि ऐसा क्या है जो आपको लॉन्ग टर्म में मज़ा देता है ज़रूरी है, और यही है वो चीज़ जो आपके सेल्फ को खुश करती है। लेकिन हम पागलों की तरह खुशी का पीछा करते रहते हैं। लेकिन क्यों? इसका ऑनेस्ट आंसर है कि इससे हमें अच्छा फील होता है, और इसलिए हम इसके लिए बहुत सारे बेकार के स्पिरिचुअल, टेंशन फ्री जैसे कई सीक्रेट्स ढूंढने में लगे रहते हैं जो कि बेकार है। सच ये है कि लाइफ खुशियों के अराउंड नहीं घूमती। लाइफ में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनका खुशियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि खुश रहना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आप बेटर फील करने के लिए सोचने लगते हैं तो आपका फोकस सही जगह पर होता है, और वही एक इंटेलिजेंट इंसान होता है जो सोचने पर ज़्यादा ध्यान देता है, न कि इमोशंस पर। जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, जबकि जो लोग सोचते ज़्यादा हैं वो ये जानते हैं कि इमोशंस टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। हमें से बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं और खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। इसके दो रीजंस हैं। पहला कि हमें कोई नहीं बताता कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका खुशी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अगर आप चीज़ों को सही तरीके से करें तो उनका बाय प्रोडक्ट खुशियाँ होती हैं। दूसरा कि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही आप लॉन्ग टर्म के लिए बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। आइए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे हम खुशियाँ ढूंढते रहते हैं और अपनी बैंड बजवाते रहते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना कि मेरी लाइफ इतनी सही है, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अभी भी फैंटेसीज में ही खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। दूसरा, लोगों को अपनी खुशी की वजह बनाना, मतलब ये सोचना कि जब मैं उस इंसान के साथ रहता हूँ तो मैं खुश होता हूँ और मैं उससे दूर नहीं रह सकता। लेकिन सच ये है कि जिस मोमेंट आपको दूसरों से खुशी मिलने लगती है आप अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं। तीसरा रीज़न होता है सेल्फ गिल्ट, जैसे कि मैं दिन भर अपना टाइम फ़ोन पर वेस्ट कर देता हूँ और फिर मुझे इसके लिए पछतावा होता रहता है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं लोगों को ना नहीं कह पाता। इस कारण लोग अक्सर मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है दूसरों के साथ आपको खुशी मिलेगी, इसलिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी दांव पर लगा देते हो। साथ ही ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता और दूसरे लोग लाइफ में मुझसे बहुत बेटर कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली कोई फैक्ट्स पर बेस नहीं होता, बल्कि ये बस एक ओपिनियन है, और ये आपको गिल्ट और उदासी में घुसा देती है, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि आप में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो कि आपको खुश कर सके, और इसलिए भी क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आपके सेल्फ को क्या खुश कर सकता है। हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि पहले लाइफ बहुत सही थी, काश हम वापस लौट सकते और हमेशा के लिए वैसे ही रह सकते। ये सभी प्रॉब्लम्स बेसिकली चार चीज़ों की वजह से होती हैं। एक, खुद को खुश रखना। दूसरा, खुद को खुश रखने के लिए दूसरों को खुश करना। तीसरा, खुद को उदास रखना क्योंकि ऐसा लगता है कि दूसरे खुश हैं। खुद को उदास रखना क्योंकि आप पहले खुश रहते थे। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है खुशी की चाहत, और ऐसा करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि खुशियाँ ही लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, और आपको समझना होगा कि आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर आप ये चेंज कैसे ला पाएंगे। आफ्टर ऑल, हम सभी को इस चेंज की बहुत ज़रूरत है ना? सेटिस्फैक्शन ढूंढिए, खुशियाँ नहीं। हेलो दोस्तों, इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी खुशियों की, और ये जाना था कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन और खुशी में क्या डिफरेंस है। इस एपिसोड में हम जानेंगे हमें सेटिस्फैक्शन चूज करना चाहिए, खुशियाँ नहीं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन में आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपके सेल्फ को खुश करती हैं, लेकिन ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, ना कि कंप्लीट पिक्चर। सेल्फ सेटिस्फैक्शन नॉलेज के साथ शुरू होता है, लेकिन ये सेल्फ नॉलेज तभी पाई जा सकती है जब आप पूरी तरह से ये जान लें कि ये तभी काम करता है जब आप रियलिटी में इसे अप्लाई करते हैं। अब पहले ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपको खुश कर देती है। अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे दोस्तों के साथ समय बिताना, म्यूज़िक सुनना, घूमना और न जाने क्या क्या। लेकिन जब आप पहले से इसके बारे में सोचें तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप उनके बिना भी मज़े में रह सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा?
इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आप जो करना चाह रहे हैं वो सच में आपको चाहिए या आप बस दूसरों को देखकर या उनके कहने पर ऐसा सोच रहे हैं। ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, मुझसे ये चीज़ें ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं, लेकिन मुझे भी उसमें मज़ा आ रहा है। ये सुनकर सही तो लगता है, लेकिन इसमें कोई भी फ्रीडम नहीं है। और ऐसा होने पर कुछ भी विथ रीज़न नहीं कर पाते, आप बस एक यूज़र बनकर रह जाते हैं। लेकिन हमारे ये डिज़ायर्स मोस्टली आते कहाँ से हैं? सोसाइटी से। किसी ने आपको समझा दिया कि ये बहुत शानदार है, दूसरों को देखकर और उन्हें फॉलो करके, उन चीज़ों से जो आपको एक्साइट करती हैं। लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि जिन चीज़ों से आप खुश हो रहे हैं आप उनके बिना भी खुश रह सकते हैं, तो आप अपनी चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं। आप अपने डिज़ायर्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो आपको लॉन्ग टर्म खुशी देते हैं और दूसरे जो आपको मोमेंटरी खुशी देते हैं। अब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, स्टेबिलिटी और प्रमोशन। स्टेबिलिटी से आपकी लाइफ को एक बेटर शेप मिलता है और उसे और भी अच्छा बनाने का मौका भी मिलता है। इन्हें करने से आपकी लाइफ को एक मोटिव मिलता है और इससे आप शांति के और करीब पहुंच जाते हैं। प्रमोशन में ऐसे काम करने से आपका ब्रेन डेवलप होता है और इससे न सिर्फ आपको मज़ा आता है बल्कि आपकी लाइफ को एक क्लैरिटी भी मिलती है और ये आपको ये याद दिलाते रहते हैं कि आपके सेल्फ को क्या चाहिए। अब अगर आप ठीक से सोचें तो आपकी डेली लाइफ में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनसे आपको लॉन्ग टर्म खुशी मिलती है? तो शायद आपका आंसर होगा एक भी नहीं। ये एक बहुत कॉमन बात है। हम अक्सर चीज़ों की अहमियत तब समझते हैं जब वो समय या मौका निकल चुका होता है, इसलिए हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने थॉट्स पर भी काम करना चाहिए। लेकिन जब हमें ऐसी कोई चीज़ मिलती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, तो हम उसे किसी और के साथ बांटते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी आपके जैसा ही फील करे। और जब ऐसा नहीं होता तो हम उस चीज़ को लेकर उदास हो जाते हैं और अक्सर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसलिए आज के बाद कोई चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो आपको ये समझना होगा कि आपको उसके बारे में और जानना है, न कि उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। आपको आपके थॉट्स को और भी आगे बढ़ाना होगा। आज नहीं तो कल आपको अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी होगी। अब बात करें शॉर्ट टर्म या मोमेंट्री खुशी की, तो इसे भी दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, एक्सपीरियंस बेस्ड खुशी और नॉलेज बेस्ड खुशी। एक्सपीरियंस बेस्ड खुशी में आपको काम करके बहुत खुशी मिलती है और उसमें आप बाकी दुनिया को भूल जाते हैं। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जिन्हें करने में आपको खुशी मिलती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सेल्फ भी उससे खुश हो। अक्सर आप अपनी रियल लाइफ से भागने के लिए ऐसे लोग ढूंढते हैं जो आपको खुशी दे सकें। आपके काम लॉन्ग टर्म खुशियों में तभी आते हैं जब उन पर आपका कंट्रोल होता है। इसलिए आज के बाद से हमें इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है और उनसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब बात करें नॉलेज बेस्ड मज़े की, तो ऐसे काम करने से आपका दिमाग एक्साइटेड होता है, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को एक्साइट करती हैं और जो लॉन्ग टर्म मज़े में शामिल हैं। तो आपके सारे डिज़ायर्स में से ऐसे कितने हैं? तो शायद आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको खुशी देती हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। तो सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप वाकई में सिर्फ एक फॉलोअर बने रहना चाहते हैं? लेकिन हमें पहले ये पीयर ग्रुप वाली चीज़ को भी समझना होगा। क्या वाकई आपके कूल दोस्त आपको खुशी देते हैं? आप लोगों के साथ मिलकर जो भी काम करते हैं उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। पहला, लोग आपको पसंद करने लगे और दूसरा कि आप उस ग्रुप में बने रहें। एट लास्ट ये सब एक्सेप्टेंस से जुड़ा होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते, इसलिए आप कुछ भी सिली सा करते रहते हैं। इसलिए अगर आप किसी ग्रुप में न भी हों तो भी आप उसमें फिट होने के लिए वही सारे काम करते हैं जो आपके आसपास का हर इंसान कर रहा होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करके आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। लोग चले जाते हैं और आप इग्नोर्ड ही रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये ढूंढें कि आप कौन हैं। आपका अपने आप को जानना ही आपकी सुपर पावर है और ऐसा करने में टाइम लगता है, तो आराम से अपनी सुपर पावर को जानिए और ख़ुद को सबसे अलग बनाइए। इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम बात करेंगे फॉलोअर्स की, वो लोग जो सिर्फ चापलूसी करते हैं और हमें उनसे कैसे डील करना चाहिए। आखिर ये लोग हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है।
ट्रू प्लीजिंग पीपल। हेलो दोस्तों, अब तक के एपिसोड में हमने जाना कि हमें फॉलोअर नहीं बने रहना चाहिए और ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो सारी जिंदगी बस दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं या करना चाहते हैं। इसलिए एक मंत्र हमें अपनी लाइफ में ले आना चाहिए कि हमें पीपल प्लीजर नहीं बनना और जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहना है। एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपका सेल्फ वर्थ आपके सेल्फ से आता है? वेल, इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सेल्फ वर्थ है क्या। इसका बहुत आसान सा मतलब है कि आप बहुत कीमती हैं। तो अब इसे कैसे हासिल किया जाए? इसके लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है सेल्फ। जब आपके पास एक सेल्फ होगा तो आप उसे समझेंगे और वो आपकी वैल्यू आपको बता देगा। लेकिन आप अपनी वर्थ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं और जब आपको कोई और आपकी वर्थ बताता है तब आप खुश होते हैं। लेकिन क्या ये सही है? ऐसा आखिर होता क्यों है, कभी सोचा है? नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने जाना कि हमें दूसरों से एक वैलिडेशन चाहिए होता है। ऐसे लोग जिन्हें आप सफिशिएंट या अच्छा मानते हैं या ऐसे लोगों से जो खुद को दूसरों से बेटर मानते हैं। दूसरा, आप खुद को बेस्ट मानकर भी ऐसा कर सकते हैं। हमें दूसरों पर अपना रौब जमाना अच्छा लगता है और इसके लिए हम हर उस चीज़ के लिए दिखावा करते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि इसका दूसरों पर एक सही इफेक्ट पड़ेगा। ये सब सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई करने का तरीका है। आसान शब्दों में ऐसे लोग अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की पसंद से हटकर ही बात करते हैं, भले ही उन्हें उसके बारे में कुछ पता ना हो। जैसे म्यूजिक के बारे में भले ही लोगों को कुछ ना पता हो, लेकिन वो दिखाएंगे कि वो आजकल का बेकार संगीत नहीं सुनते, भले ही अकेले में वो सिर्फ ऐसा ही म्यूजिक सुनते हो जो कि कॉमन है। इसलिए आप अपनी वैल्यू जानने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना होकर खुद को ये पावर क्यों नहीं देते? अपनी ये सुपर पावर दूसरों को देने का एक और तरीका है, वो है अपना कंपैरिजन दूसरों से करना और जीतना। हम अपना कंपैरिजन दूसरों से इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनसे बेटर होना चाहते हैं और ऐसे में आपकी वर्थ उन लोगों से आती है जिनकी नज़रों में आप बेहतरीन बनना चाहते हैं और ऐसे में आप उन्हीं से कंपटीशन करने लगते हैं और आप में जेलसी की फीलिंग आ जाती है। कंपटीशन का मोटिव होता है अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव करना और इसमें हारना आपको एक ड्राइविंग फोर्स की तरह देखना चाहिए। लेकिन आप लोगों से किसी भी कीमत में बेटर होना चाहते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरों की नज़रों में बेस्ट बने रहना चाहते हैं। तो क्यों ना इस सोच को ही बदल दें? दूसरों के बजाय आप खुद पर डिपेंडेंट हो जाएं। आप लोगों को नहीं जानते और उनके साथ इस कंपटीशन में आप खुद की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए अपने आप को किसी के भी लेवल पर लेकर आने से पहले ये जान लीजिए कि आपकी और उनकी लाइफ पूरी तरह से अलग है और आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो शायद आपसे किसी एक चीज़ में बेटर हैं और इससे आप अपनी सेल्फ वर्थ कम कर रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उसकी इतनी परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये सोचते हैं कि लोग भी आपकी उतनी ही परवाह करते हैं जितनी कि आप उनकी करते हैं। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। लोग आपकी परवाह नहीं करते। सच ये है कि किसी को कोई परवाह नहीं है जब तक उनका कोई पर्सनल मोटिव ना हो। अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सच क्या है। लोग अपनी ही जिंदगियों में मस्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं देते। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनके जीवन में एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। आपको ये समझना होगा कि लोग आपकी परवाह नहीं करते, लेकिन वो आप पर नज़र बनाए रखते हैं और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों की तारीफ से जमा करते हैं और यही आपकी समस्या की जड़ है। आपके पास ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो आपकी फील्ड में ही आपसे बहुत बेहतर कर रहे हैं और उस समय आपने ये सोचा होगा कि मैं इनसे भी बढ़िया हो जाऊंगा या अगर मैंने इतनी मेहनत की होती तो मैं भी ऐसा ही होता। और फिर आप बहुत तरह के प्लान्स बनाते हैं, लेकिन करीब 10 दिन बाद आप पहले जैसे ही हो जाते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? आपके पास 3 इंस्पिरेशन फैक्टर्स थे। पहला, खुद के लिए सक्सेस पाना। दूसरा, सक्सेसफुल होना क्योंकि आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि आप में भी दम है। और तीसरा, उन लोगों से शाबाशी पाना जो कामयाब हैं। आपकी इंस्पिरेशन का मोस्टली पार्ट बाहर से आया है और जब 10 दिन में ये लोग आपकी लाइफ से गायब हो गए तो वो इंस्पिरेशन भी। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि आपने बाहर वालों को अपनी इंस्पिरेशन माना हुआ है और जब आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उनके कंट्रोल में आ जाते हैं।
अब लेकिन ये कंट्रोल हम कैसे पाएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे आगे के एपिसोड में, और जानेंगे कि आप कौन हैं और आपको खुद को कैसे देखना चाहिए। यू आर अ नेशन। हेलो दोस्तों, अभी तक के एपिसोड्स में हमने जाना कि हम अपनी लाइफ में वैलिडेशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को अच्छे से जान ही नहीं पाए। और ऐसा करने के लिए सबसे ज़रूरी है इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होना। इसके लिए एक सवाल का जवाब पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो है कि आप अपने सेल्फ से सेल्फ वर्थ, अप्रूवल और शाबाशियाँ कैसे पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके सेल्फ का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी आपको सेल्फ नॉलेज होना ज़रूरी है। और जब आप ये जान जाएंगे कि आपके अंदर कुछ स्पेशल इच्छाएं, ज़रूरतें हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें जो आपके दुश्मन हैं, और जब आप इन चीज़ों को ढूंढ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनको हटाना कितना ज़रूरी है। और ऐसा करने के बाद सेल्फ कंट्रोल की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ कंट्रोल आपके लिए कुछ मॉरल वैल्यूज़ डिसाइड करता है, जिसके बेसिस पर ही आपके प्लान्स और डिसीजंस होंगे। इसका मतलब ये है कि आप खुद ही अपने लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। जिस वक्त आपने ये कहा है कि आपके पास रूल्स हैं, उसी वक्त आप अपने मालिक बन गए, और लाइफ में पहली बार आप अपने खुद के रूलर बन पाते हो। और जब आप कुछ समय तक ऐसा करने लगते हो तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, और आपको ये फील होता है कि लाइफ अब मस्त है, और आप खुद पर प्राउड फील करने लगते हैं। और ये असली गेम है। आप अपने कामों और डिसीजंस पर फुल कंट्रोल बना लेते हो, और जब आपके पास ये कंट्रोल नहीं होता तो हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए अपना खुद का मालिक बनने के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना आप कंट्रोल दूसरों को देने के लिए रेडी रहते हो। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट ये डिसाइड करता है कि कोई आपके ऊपर कंट्रोल करके आपकी लाइफ की वाट ना लगा दे। हमें अपने बारे में अपने व्यूज़ थोड़े चेंज करने होंगे, और ख़ुद को कुछ इस तरह से देखना होगा कि आप एक इंसान ही नहीं, एक नेशन है, और दूसरे लोग दूसरे नेशन हैं, और आपका सेल्फ ही आपका प्रेसिडेंट है। आपके मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ही आपका संविधान है। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी पावर है जो कि आपके संविधान के मॉरल रूल्स का रेगुलेशन करवाते हैं, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके देश का हैप्पीनेस इंडेक्स है। आपके डिज़ायर्स ऐसे टूरिस्ट्स हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन रिजल्ट से निकली प्रॉस्पेरिटी है। इसलिए आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आपको किसी भी तरह से अपने देश को ख़तरा नहीं होने देना चाहिए। आपकी पॉलिसी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी कि आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी। आप दुनिया में कितने ही लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप सबको तो ये परमिशन नहीं दे सकते कि वो आपको कंट्रोल करें। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि हमें तो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना होता है, और ऐसा होता है हमारी ईगो की वजह से। आपके ईगो को बहुत टेंशन होती है कि लोग हमें कैसे देखते हैं, लेकिन सच ये है कि आप इस बात पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं। और जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो आपको परेशानी भी होती है, और ऐसा ही होता है रिजेक्शंस के साथ भी, और हमारा माइंड इसे हैंडल नहीं कर पाता। हमें समझना होगा कि लोगों के मन में जो आएगा वो वही काम करेंगे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और आप कैसा सोचते हैं ये आपका राइट है। इसलिए अपने फ़ायदे के लिए ही, अपने ईगो को काम करने के लिए आपको ये कहना सीखना होगा कि जाने दो यार। और ऐसा करने के इस प्रोसेस को दो जनरल चीज़ों में बांटा गया है। पहला, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। दूसरा, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर आप अपनी लाइफ में इन दोनों को फॉलो करने लग जाएं तो आपका ईगो भी कंट्रोल में रहेगा, और आप अपना टाइम बेकार की चीज़ों में वेस्ट भी नहीं करेंगे। आपकी ईगो आपको दो प्रोबेबिलिटीज़ देता है, मैं कर सकता हूँ और वो नहीं कर सकते। सच ये है कि कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और आपके प्लान्स को बर्बाद करके चले जाते हैं, और ऐसा होने पर आपका ईगो टूट जाता है, और फिर आप उन्हें कंट्रोल करने के लिए खुद को बदलने के बारे में प्लान बनाने लगते हैं, और न जाने कितने ही लोगों के लिए आपने ऐसा किया होगा। मगर आपको समझना होगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपका ईगो आपको चीज़ों का मतलब जानने के बजाय ये देखने पर मजबूर कर देता है कि वो कैसे फील होती हैं। सच है कि आप और दूसरे बिल्कुल अलग हैं। समझिए, आप दो अलग अलग राष्ट्र हैं। लोग जिसमें आप भी आते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट खुद में लेते हैं, और यही सेल्फ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आप दूसरों की नज़र में खुद को इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं। पर आपको अपने आप में एक कंप्लीट इम्पोर्टेंट पर्सन बनना होगा। अब सबसे मेजर सवाल है कि आखिर हम इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं।
इसके लिए आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्लैरिटी के कोई भी चेंज बेकार है। क्योंकि जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं तो कोई भी आकर आपका बॉस बनने की कोशिश करने लगता है। चलिए आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो हमारे लीडर्स हैं या बनना चाहते हैं, और कैसे लोगों को लीडर बनाना चाहिए। देयर आर नो हीरोज। हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की उन लोगों के बारे में जिन्हें आप अपना हीरो मानते हैं या जिनकी एक्सेप्टेंस आपके लिए मैटर करती है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो आपके दिमाग पर अपना राइट रखते हैं, और इन लोगों को आप डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते क्योंकि हर बात आपको बहुत इंटेलिजेंट लगती है और आप हर तरह से उनके जैसा बनना चाहते हैं। मतलब आपके हिसाब से वो परफेक्ट इंसान है और आप ये मान लेते हैं कि वो जो भी करते हैं वही अच्छा है और वही सही है। और ऐसे लोगों को कॉपी करते करते हम उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं और आपकी थिंकिंग पूरी तरह से बदल जाती है और आप समझने लगते हैं कि विनर्स ऐसा ही सोचते हैं या ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना चाहिए। अब बात यह है कि हम इन हीरोज से इतना प्यार क्यों करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने हीरोज को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, तो क्या आपको ये समझ में आएगा? भले ही आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब आप किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं तो आप समझने लगते हैं कि वो इनक्रेडिबल है। लेकिन ये सब सिर्फ वर्ड्स का खेल है। इसलिए हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये हीरोज़ वाला आइडिया आया कहाँ से। जनरली हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि हीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं। हम ऐसे लोगों को हीरो मानते हैं जो अच्छे काम करते हैं या जिनके बारे में आपको लगता है कि वो एफिशिएंट हैं और अमेजिंग हैं। यूजुअली ये आइडिया हमें फिल्म, टीवी शोज़ या हिस्टोरिकल इवेंट्स में दिखाया या बताया गया है और वहीं से हीरोज़ का कॉन्सेप्ट आता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये सब इमेजिनेशन से आता है। ये आइडिया इतना सिंपल होता है कि एक बच्चा भी इसे समझ जाता है और धीरे धीरे अच्छे बुरे के एक ओपिनियन में ये डेवलप हो जाता है और हम इस पर्सपेक्टिव के साथ सभी तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ें हों या किसी के बारे में हमारी पर्सनल ओपिनियन। और जब भी हमसे ऐसे रोल मॉडल्स के बारे में पूछा जाता है तो हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी इमेज बहुत अच्छी हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये इमेज सही भी हो। लेकिन फिर भी हम इस बात पर ट्रस्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस आइडिया है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि क्या होता है जब हम लोगों को अच्छे और बुरे के ग्राउंड्स पर देखने के स्ट्यूपिड नोशंस बना लेते हैं? इसके कई रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि क्योंकि हम मेस्मराइज्ड होते हैं इसलिए हम ये मान लेते हैं कि हम खुद बहुत अच्छे हैं और हम ये समझते हैं कि एक्सेप्टेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छा होना। हम बिना किसी डाउट के लोगों को रोल मॉडल्स मान लेते हैं, यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों को रोल मॉडल्स बना देते हैं बिना किसी प्रॉपर रिसर्च या इन्फॉर्मेशन के। लेकिन अगर हम समझें तो हम अपने सेल्फ के साथ जो सबसे बुरे काम कर सकते हैं उनमें से एक है कि आप किसी को भी अपना रोल मॉडल मान लें और फिर आप उन्हें फैंटेसी बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि वो भी तो एक आम इंसान ही है। और ये अच्छे और बुरे का पर्सपेक्टिव आपको सेल्फ सफिशिएंट बनने से भी रोकता है। अब बात यह है कि सेल्फ सफिशिएंट कैसे बना जाए। सेल्फ सफिशिएंट बनना इस बात से शुरू होता है कि आप ये समझें कि आप जाने अनजाने में खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आप इस बात को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आप अच्छे हैं। आफ्टर ऑल आप अपनी कहानी के हीरो हैं, तो आप खुद को ही तो अच्छा मानेंगे। और हम इससे बाहर नहीं आना चाहते और इसके लिए हम चीज़ों को निग्लेक्ट करते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अच्छा करते समय ये जानते हैं कि हमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना है, और जब हम खुद को बुरी तरह से देखते हैं तो हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। और जब हम चीज़ों को निग्लेक्ट करते हैं और ऐसा करते हुए अपने सेल्फ को ढूंढने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, हमें ये समझना होगा कि रियल लाइफ में कोई भी हीरो नहीं होता, ना ही कोई अच्छा होता है और ना ही बुरा। हम कई तरह के काम करने के लायक हैं और इसमें अच्छे बुरे सभी काम आते हैं। माइक टायसन ने कहा है कि हम ऐसे जानवर हैं जो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप लोगों को अच्छे या बुरे सांचे में भर कर देखना बंद कर देते हैं, तब आप उम्मीद करते हैं कि हर कोई इंसान बन जाए, और ऐसा करने से वो हीरोज नहीं रहेंगे और आप एक रियल वर्ल्ड में रह पाएंगे। आप लोगों के कामों की तारीफ करते हैं और उन्हें अच्छे या हीरो होने का टैग नहीं देते। जब आप किसी को एक इंसान की तरह देखते हैं जो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा है,
तब आप समझते हैं कि आप उन्हें एज अ पर्सन बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और अगर मान लेते हैं कि आपकी हेल्प करने के पीछे उनका कोई सेल्फिश मोटिव है भी, तब भी आप शॉक नहीं होते, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन रहती है। और जब आप लोगों को अच्छे या बुरे की तरह नहीं देखते हैं, तो आप इस बात पर फोकस करना शुरू होते हैं और इस पर्सपेक्टिव पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और तब आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और लोगों को उसी के बेसिस पर देखना शुरू करते हैं। हमें ये मानना होगा कि इस दुनिया में कोई हीरो नहीं होता। ये हीरो होने की एक्सपेक्टेशंस आप लोगों पर डालते हैं। अब उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जिनके बारे में आपको लगता है कि वो हीरो हैं और ह्यूमैनिटी के सेवियर हैं? अगले एपिसोड में हम उनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमें फॉलोअर क्यों नहीं बनना चाहिए। Praise but do not follow। हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको आप फॉलो करते हैं। आपके हीरो आम इंसान हैं। इसका मतलब आप उनके बारे में कुछ भी सोचें, उनमें भी आप जैसी फीलिंग्स हैं और फ्लॉज हैं। वो भी आप ही की तरह रोते हैं, चुगली करते हैं, उन्हें भी डिसअपॉइंटमेंट होता है। आफ्टर ऑल वो भी इंसान ही है ना। पर या तो आपने उनके बारे में एक महान इमेजिनरी इमेज बना रखी है, या फिर उन्होंने खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रखा है, या फिर उनके फॉलोअर्स ने उनके बारे में लिखा है। आप जानते हैं कि ऐसा अक्सर बहुत सारे फॉलोअर्स बनाने के लिए किया जाता है और इस तरह से एक आइडियल और इफेक्टिव इंसान क्रिएट किया जाता है। तो ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं या फॉलो करते हैं? और सच ये है कि कोई भी पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं होता। हमें समझना होगा कि कोई भी पूरी तरह से आइडियल नहीं होता। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है? हमें मानना होगा कि कोई भी आइडियल नहीं है, वो खुद भी नहीं जिन्हें आप मानते हैं। इवन वो लोग जिन्होंने इतिहास में बहुत सारे काम किए हैं, वो भी पूरी तरह से आइडियल नहीं थे। उनमें भी कुछ ना कुछ खामियां थीं। और आपको उनको या किसी को भी फॉलो करने का थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि न तो आप खुद को बदल सकते हैं और ना ही वो आपके जैसे बन सकते हैं। तो ये ऐसे काम नहीं करता। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुद पर ध्यान दें और उसी पर काम करें। और सेल्फ कंट्रोल से इस बात को आप आजमा सकते हैं। बस आपके एफर्ट्स में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आप कौन हैं। और ये फीलिंग तभी आती है जब आप अपने सेल्फ को पूरी राइट्स देते हैं। और दूसरा कि आप किस चीज़ के फ़ैन हैं। इसलिए समझिए कि किसी को पसंद करने और उनके फॉलोअर्स बनने में काफ़ी फ़र्क है। किसी को पसंद करने का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, तब आपका पूरा ध्यान उस सोर्स पर होता है जिसकी वजह से आप उस चीज़ को पसंद करते हैं। तारीफ करने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप उस सोर्स से इंस्पिरेशन लें, उससे कुछ सीखें, जिसको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और उसकी नकल ना करें। जब आप किसी को अपना हीरो मान लेते हैं, तब आपका पूरा ध्यान उनका फॉलोअर बनने पर होता है। तब ये ज़रूरी भी हो जाता है कि आप ये प्रूव करें कि उनमें ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। जब आप किसी को अपना मॉडल मानते हैं और कोई उनकी बुराई करता है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके हीरो हैं, इसलिए आपको ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप उनकी लाइफ के बारे में कुछ वियर्ड बातें जान लेते हैं, तब आपका नैरेटिव चेंज हो जाता है। आप उन्हें हीरो साबित करना चाहते हैं, जबकि वो तो पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान है। सच ये है कि आपको किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके अचीवमेंट्स के फ़ैन हैं, उनकी लाइफ के नहीं। और आपको इनके बीच का डिफरेंस रखना सीखना होगा। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि लोगों को आइडियल या हीरो बनाने की पूरी आइडियोलॉजी ही गलत है। हमें लोगों को पर्सनल तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि हम उन्हें कितना पसंद करते हैं या हम पर उनकी गलतियों का कितना असर पड़ता है। और उनकी बातों से अफेक्ट ना होने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि उनसे सीखें, न कि उन्हें फॉलो करें। जो भी चीज़ आपको अफेक्ट करती है, उसकी तारीफ ज़रूर कीजिए और उसे अपनी लाइफ में यूज़ करने की कोशिश भी कीजिए। लाइफ के 3 फैक्ट्स होते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ आप हर मामले में 100% अग्री करें। इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ हर मामले पर आप अग्री करें। और इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे आप कोई नई चीज़ न सीख सकें। इसलिए हर किसी से सीखें। और शायद इसलिए हम लोगों पर हीरो का लेबल लगा देते हैं, क्योंकि हमें कुछ फ्लॉज हैं। आपको समझना होगा कि आप बेटर होना चाहते हैं और यही आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इसके लिए आपको किसी का फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका अपना कॉन्शियंस है, इसलिए खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो आजकल हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है, ऑनलाइन लाइफ।
ऑनलाइन लाइफ इज पैथेटिक। हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फॉलो करने की। आप लोगों को फॉलो करते हैं, पर इसमें पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। इसको बढ़ावा दो चीज़ों से मिलता है, अजम्पशंस और एडवर्टिजमेंट। आपको भी पता है कि ऑनलाइन या साइबर स्पेस पर इतने ज़्यादा बकवास लोग हैं कि वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को पहचान कर आपको अपना फॉलोअर बनाने के लिए टेम्प्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि वो कैसे लोग हैं। लोगों पर इन्फ्लुएंस के बेसिस पर हमारे पास लोगों के चार ग्रुप्स हैं। पहले, ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस कम और एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है। दूसरे, ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस और एंटरटेनमेंट दोनों ज़्यादा होते हैं। तीसरे, ऐसे जिनका इन्फ्लुएंस और एंटरटेनमेंट तो ज़्यादा होता है लेकिन साथ साथ नॉलेज भी होती है। और चौथे, ऐसे जिनका इन्फ्लुएंस और प्रोफिशिएंसी दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। ये समझिए कि इनमें से बहुत सारे क्रेजी नहीं होते, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं और उनके बीच में डिफरेंस समझना बहुत आसान है। हमें अपनी लाइफ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की रियलिटी समझनी चाहिए, लेकिन उनके बारे में कुछ बेसिक बातें भी समझनी चाहिए। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर फॉलोअर्स बनाने का ट्रेंड है। हमेशा ही कुछ लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि वो अपने कुछ फॉलोअर्स बना लें। लोग यूजुअली एम्बिशियस होते हैं। आपको ऐसी चीज़ें बेची जा रही हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास होनी चाहिए, और इसलिए हम ऐसे थॉट्स को फॉलो करते हैं जो यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स बेचते हैं। यूजुअली आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो वो लोग आपको दिखाना चाहते हैं, और इसलिए आप ये मान लेते हैं कि यही रियलिटी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जो होती है ऑनेस्टी। इसी की वजह से आप प्रेज और सुपरस्टिशन के बीच का डिफरेंस देखते हैं। आप जिस इंसान को फॉलो करते हैं वो जितना ऑनेस्ट होगा, आप उतना ही कम उसकी नकल करने और उसके जैसा बनने के बारे में सोचेंगे। इंसान जितना ईमानदार होगा, आप उसको उतना ही फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं चार तरह के इन्फ्लुएंसर्स की। ऐसे लोग जिनको आप बिल्कुल भी भाव नहीं देते, ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस कम और एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है। आपने उनका कंटेंट देखा है, आप उनका नाम जानते हैं, लेकिन आप उनको भाव नहीं देते। आपको लगता है कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप देखते हैं कि कभी आपके जैसे ही थे वो भी दूसरों को फॉलो करते थे, और अब जब उनके पास फॉलोअर्स हैं तो उन्हें लगता है कि वो भी उस कूल क्लब का हिस्सा बनने को रेडी हैं। ऐसे में आपको लगता है कि दौलत और शोहरत ने उनका दिमाग खराब कर दिया है, मगर ऐसा है नहीं। रियलिटी में वो ऐसे ही थे, बस शोहरत के बिना वो उसे दिखा नहीं सकते थे। लेकिन सारे इन्फ्लुएंशियल लोग ऐसा नहीं करते, और जो करते हैं वो असल में खुद को सेलिब्रिटी की तरह से प्रेजेंट करते हैं। दूसरे, ऐसे लोग, फेमस लोग जिनको आप बहुत भाव देते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है और एंटरटेनमेंट भी ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि न सिर्फ आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट देते हैं, आप उनसे इतने इम्प्रेस्ड होते हैं कि आप उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं और आप उनके सच्चे फॉलोअर्स बन जाते हैं। आपने उनके बारे में हज़ारों ओपिनियंस बना के रखे हैं और आपने उन्हें एक फिक्शनल कैरेक्टर बना दिया है। सच है कि आपको कुछ नहीं पता, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। वो हमेशा उस चीज़ को कंट्रोल में रखते हैं जो आपको दिखाई जा रही है। आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि एक्चुअली वो कैसे सोचते हैं या किस तरह से अपनी रियल लाइफ में बिहेव करते हैं। और जब आपको उनके बारे में ऐसी बातें पता चलती हैं जो बुरी हैं या उनकी इमेज को ख़राब करती हैं, तब आपको उन पर बहुत गुस्सा आता है। आपको समझना होगा कि वो लोग भी आम इंसान हैं, तो इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। फिर आते हैं ऐसे लोग जिनके बारे में सोचना बनता है, यानी ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस और नॉलेज दोनों बहुत हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आप देखना पसंद करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में उन्हें फॉलो नहीं करते। आप उनकी तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशंस में फिट नहीं होते। वो बहुत रियल होते हैं, इसलिए जब आपको उनके बारे में कुछ बुरा पता चलता भी है, तभी आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपने उनसे ऐसी उम्मीद लगा रखी थी। जब आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं तो लोगों के इस ग्रुप से आपको न सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है बल्कि नॉलेज भी मिलती है, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं करते। आखिर में आते हैं ऐसे लोग जिनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस और एफिशिएंसी दोनों ही बहुत ज़्यादा होती है। ये एडवर्टाइजमेंट का बेस्ट टाइप है। पीआर कंपनीज में सोशल इमेजेस बनती हैं जिससे आइडियल पर्सनालिटी आपको बेची जा सके। इसमें समझकर लोगों को स्टडी किया जाता है और उसके बाद ज़रूरत के अकॉर्डिंग ओपिनियन चेंज कर दी जाती है। ऐसे में उन लोगों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहना है, और इसमें से मोस्टली चीज़ें इंटरनेट पर होती हैं। अब बात यह आती है कि इस बकवास से कैसे बचें। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सेल्फ और परफेक्ट इंसान। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लॉजिकली सोच रहे हैं, आपके दिमाग में पूरी तरह से आइडियल लोग हैं। उन्हें देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पीछे छूट गए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं।
और ऐसा करने का ओनली तरीका फॉलोअर बनना ही समझ में आता है। अब ये देखते हैं कि इन परफेक्ट लोगों के साथ कैसी सिचुएशंस होती हैं। वो दुनिया के सबसे फेमस लोगों में से एक होते हैं और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। आप इन्हें देखते हैं और मानते हैं कि जिस चीज़ से वो लोग खुश हैं उसी से आपको खुशी मिलेगी। अब बात करें सेल्फ की, तो ये आपके अंदर होता है, न कि सोशल मीडिया पर। ये अंडर डेवलप्ड होता है और इसे डेवलप होने के लिए टाइम और काम दोनों चाहिए। ये आपको लॉजिकल बनाता है। इसलिए ऐसे फेक परसेप्शंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये सारा एक गेम है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में कि आखिर क्यों लाइफ में रिश्ते ज़रूरी हैं। डोंट सक अप इन अ रिलेशनशिप। हेलो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उस सबसे आसान तरीके की जिसकी वजह से लोग अपना कंट्रोल यूजुअली दूसरों को दे देते हैं। वो है प्यार। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है तो इस पर ध्यान दें कि वो अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, वास्तव में उन्हें क्या अट्रैक्ट करता है और वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये आपको दिखाएगा कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। सच को एक्सेप्ट करने की शक्ति आप जितनी जल्दी इकट्ठा कर लेंगे, आपके भविष्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। आपको समझना होगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आती है। सेल्फ कंट्रोल वो ट्रेट है जो आपके अंदर के किसी भी ऐसे इमोशन को बाहर फेंकता है जो आपके पीसफुल रहने और बहुत अच्छे से परफॉर्म करने से आपको रोकता है। और यही चीज़ आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपकी खुशी का सोर्स है, इसलिए आप अपने काम की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं और फिर आप उनको अपना पूरा कंट्रोल दे देते हैं। अब बात करते हैं कि आप एक बेकार से रिलेशनशिप में क्यों फंसे हैं। लोगों के बेकार के रिश्तों में फंसने के कई कारण होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको उनके जैसा खूबसूरत दूसरा कोई नहीं मिलेगा, आप किसी और को दोबारा प्यार नहीं कर पाएंगे, उनसे बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा। किसी भी रिलेशन में बंधा हुआ कोई भी इंसान सोचता है कि उनका पार्टनर खास है, और अगर ऐसे देखें तो दुनिया का हर इंसान खास है। लेकिन आपको समझना होगा कि लोग कोई खास नहीं होते, उन्हें आप खास बना रहे हैं क्योंकि आपको ज़िंदगी का बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको समझना होगा कि आपको जिस चीज़ को ढूंढने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपका सेल्फ, और तब जाकर आप इन बातों का कोई मतलब निकाल पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं। जैसे आप सोचते हैं कि आप कभी ऐसा शख्स दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे जो आपको प्यार करे। आप सोचते हैं कि आप लायक नहीं हैं, ऐसे में आप किस्मत वाले हैं कि आपके साथ वो हैं। ऐसा असुरक्षा के उन वजहों में से एक हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये डर होता है कि वो आपको छोड़कर किसी और बेस्ट पर्सन के पास चले जाएंगे। ये सच में एक बहुत ही बड़ी और गलत कैलकुलेशन है। दूसरा, आपने इस रिलेशन में इतना टाइम दिया है और इतनी मेहनत लगा दी है, इसलिए आप पीछे नहीं हट सकते, वरना आप स्टूपिड लगेंगे। आप कहते हैं कि आप इसे किसी भी टाइम पर ख़त्म कर सकते हैं और आपको इसकी ज़रा भी परवाह नहीं, लेकिन फिर भी ये चालू रहता है। आपको उम्मीद होती है कि वो बदल जाएंगे। आपको लगता है कि वो वही हैं जो आप उनके बारे में सोचते हैं, और असल में बात यही है। आपको लगता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है क्योंकि केवल आप ही हैं जो ये जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। ऐसे में आपको दूर करके वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप ये भी सोचते हैं कि उनके पास सिर्फ मैं ही हूँ। अब बात यह है कि बुरे रिश्ते से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। पहला स्टेप, एक बार पक्का फैसला कर लें कि आपको इससे बाहर निकलना है। दूसरा, आपको उन्हें ओप्रेसर की तरह देखना होगा, भले ही वो दूसरों की नज़रों में कितने भी रिस्पेक्टफुल क्यों ना हो। तीसरा, आप केपेबल और ध्यान रखने वाले लोगों से हेल्प लें। चौथा, अपने सेल्फ को जानने में लग जाएं क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में आने वाली बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलेगा। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि एक बार किसी रिश्ते से बाहर आ जाएं तो फिर कभी पीछे पलट कर मत देखिए, कभी भी उन्हें स्टॉक करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी लाइफ से उस चैप्टर को बंद कर दीजिए। अब देखना यह है कि कैसे कभी भी एक घटिया रिश्ते में न फंसें। एक स्टेबल रिश्ते में क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको अपनी ओपिनियन को क्लियर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये कि एक रिश्ते का मतलब किसी व्यक्ति को अपने आप पर अधिकार देना नहीं है। दूसरा, एक रिश्ते में स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और ना ही किसी चीज़ की जगह लेनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ कंट्रोल से आता है। सेल्फ कंट्रोल ही इंश्योर करेगा कि आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट दे। ये जानना कि आप कौन हैं और ख़ुद के प्रति ऑनेस्ट रहने से आप उनके सामने ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं। एक रिश्ते को दो लोगों के बीच पार्टनरशिप की तरह देखा जाना चाहिए, इसलिए एक पार्टनर का सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, ना कि डिज़ायर्स और टेम्पटेशंस के आधार पर जो कि ईवल फैक्टर्स हैं।
और एंड में आपको हमेशा सेल्फ को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि आप दूसरे इंसान के आदी नहीं होंगे, पर आपका सेल्फ आपको इस पर डिपेंडेंट होने से रोकता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अपने सेल्फ पर काम करना कितना ज़रूरी है। अगर आपका सेल्फ स्ट्रांग है तो कोई भी आउटसाइड फैक्टर आपको परेशान या अफेक्ट नहीं कर सकता। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि सोचना कैसे सीखें। आखिर आपकी सोच ही आपको बनाती है। कैसे सोचें। हेलो दोस्तों, अब इस सीरीज में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं, जहां हम बात करेंगे कि कैसे सोचें। बेसिकली ये नहीं जानना है कि क्या सोचना है। सबसे पहले ये सोचिए कि आपने डाउट करना, क्वेश्चन करना या अपनी ओपिनियन बनाना नहीं सीखा। तो क्या आप अपनी समस्याओं का समाधान करने में एफिशिएंट हैं? क्या आप उसी मोमेंट में कोई आर्टिकल और वीडियो ढूंढना शुरू कर देंगे जब आपको कोई समस्या होती है? और एक वाइल्ड मैजिकल सोल्यूशन की होप के साथ आर्टिकल पढ़ने से पहले क्या आप बैठकर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं? पॉइंट बाय पॉइंट अपने सेल्फ पर थिंक करके आप नहीं करते। आपको दूसरों से सोल्यूशन, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन लेने की आदत है। तो जब आप शायद ही कभी सोचने की कोशिश करते हैं, तो आप कैसे सोचने की एक्सपेक्टेशन करते हैं? अब बात करते हैं आपकी। जब भी कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं। आप उन्हें इन्फॉर्मेशन के पैकेट वैसे ही देते हैं जैसे आप इंटरनेट या अन्य लोगों से लेते हैं। ये 3 काम करता है। पूरी तरह से उनकी समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं दिया जाता, हेल्प करने की ड्यूटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और ये आपको कैसा फील कराता है। आप बस सोच लेते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसकी हेल्प की। अब बात करें इंटेलिजेंस की, तो आप जानेंगे कि उसका अपना एक ट्रूथ है। तो अलग तरह से सोचने के लिए आइडियल रूप में 2 सरल चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ को देखने का एक नया तरीका खोजना, एक ऐसा तरीका जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सोचा होगा। और क्योंकि ये किसी चीज़ को देखने का एक नया तरीका है, इसलिए आपको उस चीज़ को नज़रअंदाज करना होगा जो आप आमतौर पर उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो कैसे सोचें, इसके लिए आपको अनजान होने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करेंगे। समस्या हमारी आइडियोलॉजी है कि अगर कोई एक क्षेत्र में एफिशिएंट है तो उसे अन्य सभी पहलुओं में अद्भुत होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसी तरह हम इम्प्रेशन बनाते हैं। वो इस मामले में बहुत सक्षम है, इसलिए उन्हें कलेक्टिव रूप से महान होना चाहिए। नहीं, किसी चीज़ में महान कौशल, विशाल ज्ञान और अनुभव होना निश्चित रूप से आपको उस चीज़ में ही एफिशिएंट बनाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक अच्छा प्रोग्रामर हो सकता है, लेकिन ये उन्हें समग्र रूप से एक एफिशिएंट इंसान नहीं बनाता। किसी भी तरह से ये इंडिकेट नहीं करता कि एक ही व्यक्ति सोचने, व्यवहार करने, समझने और बनाने के एस्पेक्ट्स में सक्षम है। इसी तरह कैसे सोचना आपको हर तरह से सक्षम नहीं बनाता है। अक्सर कहा जाता है कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा बेस्ट टीचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर नहीं है। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस उस चीज़ या व्यक्ति के बारे में आपकी पूरी ओपिनियन को पॉजिटिव रूप में शेप दे सकता है। इसी तरह एक बुरा एक्सपीरियंस इसके ऑपोजिट इफेक्ट कर सकता है। सच तो ये है कि वो बेस्ट टीचर्स नहीं हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप जो ओपिनियंस बना सकते हैं वो डेटा बहुत लिमिटेड है, आपके एनवायरनमेंट पर मोस्टली डिपेंडेंट है और केवल आपकी पर्सनल रियलिटी में मौजूद हो सकता है। यह अधूरा और हाईली कंफ्यूजिंग डेटा है। जब आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात आती है तो अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करें कि उन्होंने आपको वो सब कुछ नहीं सिखाया जो आपको जानना चाहिए। दुनिया आपके अराउंड नहीं घूमती, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपकी एक्सप्लेनेशन गलत हो सकती है, कि शायद आप इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते, या शायद आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में अधिक तभी जान सकते हैं जब आप सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं कि आप नहीं जानते। मोस्ट ऑफ ऑल, कैसे सोचें का मतलब है डेटा को आपको सोचने पर मजबूर करना। डेटा के बारे में कैसा फील करना है ये डिसाइड करने वाली आपके पहले से बनाए हुए ओपिनियंस नहीं। आप तभी सीखते हैं जब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं। सोचने के तरीके को डेवलप करने के लिए आपको अपने पर्सनल डिसीजंस, बायस को निगलेक्ट करके प्रॉब्लम के कंटेंट्स पर फोकस करना होगा। तभी एक नए पैटर्न और एक नई समझ का जन्म हो सकता है। अलग तरीके से कैसे सोचें, ये एक एफिशिएंसी है जिसे आपको अपनी सोच से पर्सनली डेवलप करना होगा। आपको अपने नए पैटर्न्स बनाने होंगे जो कि पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन आप उन्हें अपने हिसाब से बदलते हैं।
सीरीज के लास्ट भाग में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलनी चाहिए। थिंग्स टू नेवर फॉरगेट। हेलो दोस्तों, सीरीज के इस आखिरी एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी चीजों और बातों के बारे में जो हमें अपनी लाइफ में हमेशा याद रखनी चाहिए। यहाँ एक बात और है, एक चांस यह है कि आपकी बहुत सारी समस्याएं अट्रैक्शन की वजह से आ रही हैं। इस सोर्स से आई मोस्टली प्रॉब्लम्स इसकी प्रेजेंटेशन से आती हैं, जिन्हें तुलना, जलन, एक्सपेक्टेशन और इच्छा कहा जाता है। तो आप में से बहुत से लोग उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने में बिजी हैं जो मौजूद ही नहीं है। आप उन्हें इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप रियलिटी से अफेक्ट नहीं हुए हैं। आप अभी भी एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक अच्छे रिलेशन में एक इंसान इसकी कंपैरिजन दूसरे लोगों के रिश्तों से करता है। अपने पार्टनर की तुलना दूसरे लोगों या किसी ऐसे इंसान से करना जिसे आप ऑनलाइन फॉलो करते हैं, और उसी से अपने रिश्ते और पार्टनर में खामियां ढूंढना। तो अगर आप ये करते हैं तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो समस्याएं पैदा करना चाहता है, क्योंकि रियलिटी उनके लिए रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नहीं है। इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अपने आप से सोचने और पूछने से, मेरी समस्या का सोर्स क्या है? और जब आपको पता चलता है कि ये आपकी बेवकूफ़ी भरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप खुद से पूछते हैं, मैं इस पूरी लाइफ में इन अट्रैक्शंस और इच्छाओं के प्रति इतना डेस्परेट क्यों हूँ? गहरा सवाल है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और नेचर ऑफ अट्रैक्शन पर सवाल उठाएगा। आप वास्तव में पूछेंगे कि क्या वो प्रैक्टिकली लेने के लायक है, या क्या वो सिर्फ एक एंडलेस फाइट है जो खुद को अपडेट करता रहता है चाहे आप इसके कितने भी करीब आ जाएं। और इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करें, क्योंकि केवल इस आदत से ही आप रियल प्रॉब्लम्स को खोजने और पहचानने, रियल प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के बीच अंतर करने के लिए आते हैं जो मौजूद नहीं है। इन शॉर्ट, जितना अधिक आप अपनी समस्याओं को हल करने में इन्वॉल्व होते हैं, उतना ही सटीक सोर्स का पता लगाना आसान हो जाता है कि आप ऐसी समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है। आपको ये एक्सपेक्ट करना होगा कि आप इंसान हैं, आप इस सबसे गुजरेंगे। आपको किसी पॉइंट पर फटकारा जाएगा, धोखा दिया जाएगा, आपका फायदा उठाया जाएगा, झूठ बोला जाएगा आपसे, आपको हराया जाएगा, हंसाया जाएगा और आपके साथ गलत बिहेव किया जाएगा। और किसी पॉइंट पर आप किसी और को भी इन चीज़ों का बहुत कुछ महसूस करवाएंगे। चाहे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हों, आप खुद को बताते हैं कि आप हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अपने बारे में बिल्कुल शर्मीला महसूस करेंगे, आप सोच सकते हैं कि आप केवल बदसूरत, हारे हुए और मूल रूप से बकवास का एक पार्ट हैं। सच तो यह है कि वो सिर्फ इमोशंस हैं। आप उनके थ्रू जा सकते हैं अगर आप केवल अपने मन में उनकी प्रेजेंस की परमिशन देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये ठीक है, उन चीज़ों को फील करना ठीक है। अपने भागने की योजना न बनाएं, उन्हें आप पर हमला करने दें। वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वो आपको आपके पेन के सोर्सेस को आइडेंटिफाई करवाएंगे, अंदर और बाहर दोनों जगह। क्या ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों के रूप में सेफ एंड अदरवाइज के बीच में डिफरेंस करना कैसे सीखा? आप उस एजुकेशन को क्यों रोकना चाहते हैं? आप अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करने से समझदार बनेंगे, न कि उन्हें ध्यान भटकाने से। अपने आप को दर्द फील करने दें और इसे रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करें, डरने के लिए नहीं। आपकी हर तरह की पेन की एक ही दवा है, वो है एक्सेप्टेंस, और उसी से आपका पेन और प्रॉब्लम्स दोनों कम होते हैं। मत भूलिए, रॉन्ग बिलीफ ही आपको मूर्ख बनाता है। ये सही है जो आप फील करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गलत आसानी से अवेलेबल हो जाता है और आपको सही के लिए लड़ना होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हेलो दोस्तों, इस सीरीज में हमने बात की द रूडेस्ट एवर बुक के बारे में, जिसमें लगभग हर उस चीज के बारे में नया पर्सपेक्टिव दिया गया है जिससे हमें कभी निपटना है। ये हमें समझ में आता है कि क्यों बहुत से लोग खुद को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ में जो भी सॉल्यूशंस और आइडियाज हमें दिए गए हैं, जिन्हें हमने मान लिया था, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। ऑथर श्वेताब गंगवार ने इस बुक में हमें रिजेक्शन से डील करने के इनक्रेडिबल तरीके बताए हैं। रिजेक्शंस कॉमन है। इस पर्सपेक्टिव के साथ एक और पर्सपेक्टिव आता है कि लोग अजीब हैं और हम नहीं जानते कि उनके सिर के अंदर क्या चल रहा है। इससे रिजेक्शंस का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। ये बुक दूसरों से अप्रूवल लेने की आपकी आदत को दूर करने में आपकी हेल्प करेगी। ये बुक आपको प्रॉब्लम से निपटने के आपके तरीके को बदल देगी। इसका प्राइम मोटिव आपको सोचने पर मजबूर करना है। ये किताब एक पर्सपेक्टिव की किताब है जिसमें हर एक चीज का एक नया नजरिया है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक जो इस सीरीज़ ने सिखाया है वो है हाउ टू थिंक, यानी कैसे सोचें। हाँ, ये आसान लगता है लेकिन ये बहुत कठिन है। हम कैसे ओपिनियंस बनाते हैं, ग्राउंड रियलिटी के आधार पर हम जो नोशंस या जो पूर्वानुमान बनाते हैं वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं आदि। इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है आपका सेल्फ। हमारे पर्सपेक्टिव्स जब क्लियर होते हैं और जब हम अपने सेल्फ को अच्छे से जानते हैं तो ये हमें चीज़ों को अधिक वास्तविक रूप से देखने में मदद करता है। ये बुक किसी के सेल्फ के बारे में ब्रीफ में और डिटेल में लगभग सब कुछ इंक्लूड करती है। इस सीरीज में हमने जाना कि बुरे रिलेशनशिप से बाहर आना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कैसे हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में हमें हमेशा एक दृष्टिकोण रखना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ही तरह हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। और हमारी लाइफ में एक ही चीज़ है जो हमेशा हमारे काम की है या हमें सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाती है, और वो है हम खुद, यानी हमारा सेल्फ। तो इस सीरीज़ में हमने जाना कि आखिर वो कौन सी अच्छी और बुरी बातें और चीज़ें हैं जिनके बीच में अगर हम सही टाइम पर डिफरेंस करना सीख लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाली कई बेकार की ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं जो हमारा बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद करती है। ये बुक समरी यहीं ख़त्म करते हैं और जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक और नई बुक समरी के साथ, कुछ नई बातों और लर्निंग्स के साथ।